हेलो बच्चों, आज आपका पेपर 8 कॉस्ट अकाउंटिंग का पेपर हुआ। इजी पेपर था। हाँ, थोड़ा लेंदी ज़रूर था पर पेपर इजी था। कहीं कहीं पे थोड़े थोड़े ट्रिक्स थे। चलो इस पेपर को पूरा रिव्यू करते। हर एमसीक्यू का आंसर क्या होना चाहिए, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के आंसर क्या होने चाहिए, इन सारी चीज़ों को हम यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं बच्चों। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो पहला क्वेश्चन बच्चों ऑब्वियसली एमसीक्यू का था, जैसे हमेशा होता है। देखते हैं उसके आंसर्स क्या थे। पहला सवाल था विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासिफिकेशन इज मेंट फॉर डिस्टिंक्शन ऑफ डायरेक्ट कॉस्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट। डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट का क्लासिफिकेशन कहाँ पे होता है? तो ऑब्वियसली उसका आंसर एलिमेंट्री क्लासिफिकेशन है। वेरिएबिलिटी के हिसाब से फिक्स्ड वेरिएबल, सेमी वेरिएबल होता है। फंक्शन के हिसाब से आप देखोगे तो एडमिन एक्सपेंसेस है, फैक्ट्री एक्सपेंसेस है, कहाँ पे खर्चा हो रहा है वो फंक्शनल क्लासिफिकेशन है। कंट्रोलेबिलिटी बताती है कि कॉस्ट कंट्रोलेबल है कि अनकंट्रोलेबल है। तो इसका आंसर ऑब्वियसली जो है वो एलिमेंट्री क्लासिफिकेशन है। नेक्स्ट सवाल है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉस्ट इज द वैल्यू ऑफ द बेस्ट ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन दैट वाज नॉट चूजन। बेस्ट ऑप्शन जो हमारे पास अवेलेबल था, जो हमने चूज़ नहीं किया, अगला बेस्ट ऑप्शन जो हम छोड़ के आ रहे हैं उसको हम क्या बोलते हैं? तो आप में से सभी को इसका नाम पता रहेगा, इट इज़ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। पर ऐसा ऑप्शन दिख नहीं रहा था। क्यों? क्योंकि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का दूसरा नाम है इकोनॉमिक कॉस्ट। तो इसका आंसर बच्चों इकोनॉमिक कॉस्ट था। बाकी के क्या ऑप्शन थे? संक कॉस्ट वो जो ऑलरेडी हो चुकी है। रेलेवेंट कॉस्ट मतलब वो जो हमारी डिसीजन के ऊपर डिपेंडेंट है। अगर मैं ये डिसीजन लूँ तो खर्चा होगा, नहीं डिसीजन लूँ तो खर्चा नहीं होगा, तो वो रेलेवेंट है, वरना वो इरेलेवेंट है। और इम्प्यूटेड कॉस्ट जैसे ही पता है आपको, एक्सप्लिसिट इम्प्यूटेड कॉस्ट या अलग क्लासिफिकेशन है। इसका आंसर जो है वो है इकोनॉमिक कॉस्ट। उसका अगला वाला एग्जाम्पल मॉड्यूल से ही था, स्ट्रेट फॉरवर्ड। अगर आप मॉड्यूल दरा से पढ़ा रहेगा तो आपको पता रहेगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ बाई प्रोडक्ट। तो उसका आंसर है एडिबल ऑयल एंड ऑयल केक्स। क्योंकि बच्चों बाई प्रोडक्ट वो है जो सेकेंडरी प्रोडक्ट है, जिसको हम बनाना नहीं चाह रहे, वो मेन प्रोडक्ट बनते बनते बन जा रहा है। अगर कोई प्रोडक्ट हमने डिसाइड करके बना दिया है तो हमारा जॉइंट प्रोडक्ट है। तो मस्टर्ड सीड्स से मस्टर्ड ऑयल बनाना ये हमारा कॉन्शियस डिसीजन है, तो वो जॉइंट प्रोडक्ट की फैक्ट कैटेगरी के अंदर आता है। डीजल एंड पेट्रोल भी उसके अंदर ही आते हैं। कर्ड एंड डेयरी भी, कर्ड एंड बटर, ये सारी डेयरी प्रोडक्ट्स है। तो सारे के सारे जॉइंट प्रोडक्ट्स है, क्योंकि हर एक प्रोडक्ट का इक्वल इंपॉर्टेंस है। तो ऑयल केक्स इज़ नॉट आवर मेन प्रोडक्ट, और मेन प्रोडक्ट इज एडिबल ऑयल। और उसमें से बनते बनते जो हमारे पास बच रहा है उसमें हम लोग ऑयल केक्स बनाते हैं। इसका मतलब ऑयल केक हमारा बाई प्रोडक्ट हो गया। तो इसका आंसर था ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा था? एनओबी लिमिटेड इज कमिटेड टू सप्लाई 45,000 बेयरिंग्स पर एनम टू CINY लिमिटेड. It is estimated that it costs 20 paise inventory holding cost per bearing per month, and if the economic batch quantity is 3000 units, what will be the minimum inventory holding cost? तो इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी का क्वेश्चन था। जैसे EOQ है वैसे EBQ है, जिसमें सेटअप कॉस्ट होती है और कैरिंग कॉस्ट होती है। तो कैरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला क्या है? Q/2 इंटू सी। तो उसके लिए सी का डेफिनेशन क्या है? इट इज़ कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। यहाँ पे आपको कैरिंग कॉस्ट देखे रखी है 20 पैसे, इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट है, पर रिमेंबर इट इज़ गिवन टू बी पर मंथ। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इसको आपको इंटू 12 करना पड़ेगा। तो योर कैरिंग कॉस्ट बिकम्स 2.4 रुपीज़ पर यूनिट पर एनम। फॉर्मूला इज टोटल कैरिंग कॉस्ट इज इक्वल टू Q/2 इंटू सी। और EBQ आपको देख के रखें 3000 यूनिट्स, जबकि आपकी टोटल कैरिंग कॉस्ट आपको निकालनी है। तो Q इज़ गिवन टू बी 3000 यूनिट्स, सो इट इज़ 3000 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2.4। द करेक्ट आंसर इज 3600 यूनिट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन थियरी बराबर से बड़ी रहेगी तो ही मिलेगा। सम स्टेट विच ऑफ द, पर इसमें अगर आप दिमाग लगाते तो ये क्वेश्चन ईजी था बच्चों। स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जॉब कॉस्टिंग। जॉब कॉस्टिंग और बैच कॉस्टिंग में डिफरेंस क्या होता है? जब भी मेरा बनने वाला काम मोर और लेस सिमिलर होता है, जब भी एक समान एक सारे काम होते हैं, तभी मैं बैच कॉस्टिंग इस्तेमाल करता हूँ। जैसे क्लासरूम के अंदर बैच कॉस्टिंग इस्तेमाल होती है बिकॉज हर एक बच्चा जो बैठा है वो सेम कैटेगरी का है। तो हम हर एक बच्चे का कॉस्ट नहीं निकालते, हम सबका मिला के एक साथ निकालते और उसको डिवाइड बाई यूनिट्स करते। तो उसका ही अपोजिट है जॉब कॉस्टिंग, जहाँ पे हर एक काम अलग अलग है। वहाँ पे मेरे को हर एक ही काम अलग, कॉस्ट अलग अलग निकालनी है, मैं एक साथ काम नहीं कर सकता। तो सिंपल वर्ड्स में एक सेम या सिमिलर प्रोडक्ट अगर हम बनाते हैं तो बैच कॉस्टिंग इस्तेमाल करते हैं। अलग अलग प्रोडक्ट या अलग अलग काम हम करते हैं तो जॉब कॉस्टिंग इस्तेमाल करते हैं। तो पहला ही ऑप्शन दिख रहा है होमोजेनियस प्रोडक्ट। होमोजेनियस मतलब सिमिलर या सेम प्रोडक्ट। तो ऑब्वियसली बच्चों होमोजेनियस प्रोडक्ट जॉब कॉस्टिंग के अंदर आएगा ही नहीं, वो जो आएगा वो बैच कॉस्टिंग के अंदर आएगा। तो मेरे को इधर से तो यही पता चल रहा है कि होमोजेनियस प्रोडक्ट जो है वो जॉब कॉस्टिंग को एप्लीकेबल नहीं है। और मैं ऑप्शन देखूँ तो इस ऑप्शन में भी 1 है, इस ऑप्शन में भी 1 है और इस ऑप्शन 1 में भी 1 है। तो A, B और D तीनों में ऑप्शन फर्स्ट ये ऑप्शन दिख रहा है, जबकि होमोजेनियस प्रोडक्ट जॉब कॉस्टिंग के अंदर आता नहीं है। मतलब ना तुम्हारा ऑप्शन ए है, ना ऑप्शन बी है,
ना ऑप्शन डी है, मतलब भी इसका आंसर जो होना चाहिए वो ऑप्शन सी होना चाहिए. तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन. Next question says Soton Limited producing product in B provides the following information. Royalty paid on sales, design charges paid for product, higher charges of equipment used for production. और पूछ रहा डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या है. तो अगर आपने थियोरी पढ़ी रहेगी आपके, वैसे मॉड्यूल के अंदर इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी है, तो इस पर कैश 10 एप्लीकेबल होता है डायरेक्ट एक्सपेंसेस के ऊपर का, जो बोलता है हर कोई कॉस्ट जो डायरेक्ट नेचर की है, जो प्रोडक्ट के साथ आप इकोनॉमिकली एट्रीब्यूट कर सकते हो, पर ना वो मटेरियल है ना वो लेबर है, उसको हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस ट्रीट करते हैं. अगर मैं उसका गैमेट बताऊँ कैश 10 का, तो हर कोई भी खर्चा जो प्रोडक्ट के सामने दिखता है, प्रोडक्ट के सामने एट्रीब्यूट किया जा सकता है इकोनॉमिकल वे में, पर जो नाम मटेरियल या लेबर की कैटेगरी में आता है उसको आप डायरेक्ट एक्सपेंसेस ट्रीट करो. तो आप ध्यान से देखोगे तो ये तीनों चीज़ें प्रोडक्ट से साथ जुड़ी हुई है. रॉयल्टी पेड ऑन सेल्स, डिज़ाइन चार्जेस पेड फॉर द प्रोडक्ट, इस प्रोडक्ट के ऊपर ही हमने कुछ डिज़ाइन चार्जेस पे किया है, इसी प्रोडक्ट के लिए हमने रॉयल्टी पे की है. हायर चार्जेस फॉर इक्विपमेंट यूज फॉर प्रोडक्शन, इसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए हमने कोई मशीनरी हायर पे ली है जिसका कॉस्ट उसके लिए इनकर हुआ है. तो ये तीनों चीज़ें बच्चों अल्टीमेटली डायरेक्ट एक्सपेंसेस ही हुए हैं. तो आपको बस इन तीनों को ऐड करना था. द आंसर इज 76,000. दिस इज द आंसर टू दैट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन वाज विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैश डील्स विद द प्रिंसिपल्स एंड मेथड्स ऑफ डिटरमाइनिंग द रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस कॉस्ट. स्पेसिफिक पूछा रिपेयर्स और मेंटेनेंस कॉस्ट का कैश कौन सा है. मैंने बच्चों MQP भी रिलीज़ किया था, उसमें मैंने आपको तभी भी बताया था कि आपका एक पेज है जिसपे आपको सारे के सारे कैश के नाम और उनके नंबर दिए और आपको याद रख के जाना है. तो ये बस आपको नॉलेज पता होना चाहिए कि कौन से कैश का कौन सा नंबर है. इसका आंसर जो है वो है कैश 12, जो रिपेयर्स और मेंटेनेंस के बारे में बात करता है. नेक्स्ट क्वेश्चन सेज GINT Limited made a loss of rupees 2 lakh during the year ended 31st March 2024 as per costing records. Costing records के हिसाब से 2 लाख रुपए का लॉस है. If interest on investment and director fees were 10,000 and 40,000 respectively, what will be the profit or loss as per financial records? रिकन्सिलेशन का क्वेश्चन है. कॉस्ट रिकॉर्ड्स का प्रॉफिट दिया, फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स का प्रॉफिट चाहिए. तो कॉस्ट का लॉस मैंने लिख लिया 2 लाख. पहला तो बोलता है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट है 10,000 रुपया. इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट देखो बच्चों सिंपल है. इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट अब फाइनेंशियल आइटम है जो सिर्फ फाइनेंशियल रिकॉर्ड में आएगा, कॉस्ट रिकॉर्ड में आएगा नहीं. तो इसके पहले दोनों का प्रॉफिट सेम था. इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट फाइनेंशियल रिकॉर्ड में इनकम करके ट्रीट किया गया, उसने उसका प्रॉफिट इंक्रीज कर दिया. तो अभी फाइनेंस का प्रॉफिट ऊपर है पर कॉस्ट का प्रॉफिट अभी भी नीचे है. तो कॉस्ट की प्रॉफिट से फाइनेंस की प्रॉफिट पे जाने के लिए इस 10,000 को ऐड करना पड़ेगा. इसके लिए इस 10,000 को ऐड किया है. तो उसका एग्जैक्टली अपोजिट है डायरेक्टर फीस, जो कॉस्ट रिकॉर्ड्स में आता नहीं है पर फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स का प्रॉफिट नीचे खींचता है. तो फाइनेंस का प्रॉफिट नीचे गया, कॉस्ट का प्रॉफिट अभी भी ऊपर है. तो आपको कॉस्ट के प्रॉफिट को नीचे करना पड़ेगा, माइनस करेंगे तभी जाके फाइनेंस का प्रॉफिट आएगा. So the answer is -2 lakh plus 10,000 minus 40,000. The answer is 2,30,000. इसका आंसर है ऑप्शन बी. नेक्स्ट क्वेश्चन सेज रोनो लिमिटेड मेंटेन्स मार्जिन ऑफ सेफ्टी एट 25% ऑन द करंट सेल्स. करंटली उसके जो टोटल सेल्स है 100 के अगर सेल्स होते रहेंगे तो उसमें उसके MOS के सेल्स कितने हैं, तो 25% है. एंड अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ 30 lakhs पर एनम, और इस कंपनी का 30 लाख रुपए का फिलहाल का प्रॉफिट है. इफ द कंपनी हैज़ अ PV रेशियो ऑफ 40%, इट्स करंट सेल्स अमाउंट इज हाउ मच. अगर इस कंपनी का PV रेशियो 40% है तो इसका फिलहाल का सेल्स कितना है. तो बच्चों आपके पास मार्जिन ऑफ सेफ्टी दिख रही, अब आपको करंट का प्रॉफिट दिख रहा है 30 lakhs, आपको 40% PV रेशियो भी दिख रहा है. तो आपको बेसिक फॉर्मूला तो पता रहेगा, मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन रुपीज़ इज प्रॉफिट अपॉन PV रेशियो. सिंपल वर्ड्स में 30 लाख का प्रॉफिट आया है, जो मार्जिन ऑफ सेफ्टी के सेल्स के ऊपर आया हुआ प्रॉफिट है. और इस सेल्स के लिए कोई भी फिक्स कॉस्ट इनकर होती नहीं है. मतलब भी जो प्रॉफिट है वही कॉन्ट्रीब्यूशन है. तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी का मेरे को अगर 30 लाख का प्रॉफिट है जो 40% है, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी में कितने सेल्स रह रहेंगे, तो 75 लाख सेल्स रह रहेंगे. सिंपल फॉर्मूला में डालोगे यू विल गेट मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन रुपीज़ विच इज 75 lakhs. बट क्वेश्चन में बोल रहा है मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज जस्ट 25% ऑफ करंट सेल्स. मतलब ये जो 75 lakhs आई है मार्जिन ऑफ सेफ्टी, ये ओवरऑल सेल्स का सिर्फ 25% है. तो टोटल सेल्स कितने रहेंगे, तो अगर 75 अगर 25% है तो 100% कितना, द आंसर इज 300 lakhs. दिस वॉज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 9. नेक्स्ट सवाल पूछते हैं इन द फैक्ट्री ऑफ जैन लिमिटेड वेयर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इज फॉलोड 4,000 kgs ऑफ मटेरियल्स एट 10 per kg वेयर एक्चुअली कंज्यूम्ड. मतलब एक्चुअल क्वांटिटी 4,000 थी, एक्चुअल प्राइस 10 रुपये पर किलो थी. वेयर एज एक्चुअली कंज्यूम रिजल्टिंग इन मटेरियल प्राइस वेरिएंस ऑफ ₹2,000 एडवर्स. प्राइस वेरिएंस दिया है 2,000 एडवर्स. तो प्राइस वेरिएंस का फॉर्मूला पता है आपको, स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस इंटू एक्चुअल क्वांटिटी. प्राइस वेरिएंस दिया है 2,000 एडवर्स. स्टैंडर्ड प्राइस आपको नहीं पता, पर आपको पता है आपकी एक्चुअल प्राइस 10 है और एक्चुअल क्वांटिटी 4,000 है. तो इट इज स्टैंडर्ड प्राइस -10 इंटू 4,000. इस 4,000 को इधर जाके डिवाइड करेंगे, 2,000 डिवाइड बाई 4,000,
तो इट इज़ 0.5 एडवर्स इज इक्वल टू स्टैंडर्ड प्राइस -10। अब ये आने के बाद फॉर्मूला नहीं लगाओ, लॉजिक से सोचो बच्चों। आपकी एक्चुअल प्राइस है 10 और आपको बोल रहा है कि आपका प्राइस वैरिएंस है 0.5 एडवर्स। 0.5 एडवर्स मतलब आपने 50 पैसा ज़्यादा खर्च किया। तो अगर मैं 10 रुपये में खरीद रहा हूँ और मेरे को कोई बोल रहा है कि सर आपने 50 पैसे एडवर्स मतलब आपने ज़्यादा खर्चा किया 50 पैसा, तो मुझे कितना खर्चा करना चाहिए था? तो मैं स्टैंडर्ड प्राइस बिकम्स 10 माइनस 0.5, द आंसर इज़ 9.5। बराबर ना बच्चों? 9.5 रुपये की चीज़ 10 में खरीदोगे तभी आपको एडवर्स वैरिएंस आएगा। तो बेसिकली आपको एडवर्स और फेवरेबल को लॉजिक से सोचना है, फॉर्मूला के एंगल से सोचना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज मिस्टर कंट, तो उसका आंसर बच्चों 9.5 था। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज मिस्टर कंट वर्कर हैज़ अ टाइम रेट ऑफ 45 पर आवर, मतलब उसका रेट पर आवर 45 दिया है। ही टेक्स 40 आवर्स टू कंप्लीट अ जॉब, उसने कितना समय लगाया है? तो उसने 40 घंटे लगाए काम को पूरा करने के लिए। इफ़ द टाइम अलाउड फॉर द जॉब इज़ 48 आवर्स, जबकि इस काम को करने के लिए आपको 48 आवर्स का समय दिया था। तो 48 आवर्स का काम आपने 40 में किया, मतलब आपने 8 घंटे बचाए है बच्चों। व्हाट विल बी द टोटल अर्निंग्स अंडर द रोवन प्लान? तो रोवन का आपको फॉर्मूला पता रहेगा, उसका बेसिक अर्निंग जो रहेगा टाइम टेकन इनटू रेट पर आवर। तो उसने कितना घंटा काम किया? उसने 40 घंटा काम किया है और 45 पर आवर का उसका रेट है, तो उसका बेसिक अर्निंग आएगा 40 × 45 प्लस बोनस कितना आएगा? तो इट इज़ टाइम टेकन अपॉन टाइम अलाउड इंटू टाइम सेव्ड इंटू रेट पर आवर। टाइम टेकन इज़ 40, टाइम अलाउड वॉज 48, टाइम सेव्ड इज़ 8 आवर्स एंड द रेट पर आवर रिमेन्स एट 45। तो इसको सॉल्व करोगे तो आपको बोनस मिलेगा और आप बेसिक के अंदर बोनस को ऐड करोगे, यू विल गेट एन आंसर ऑफ 2100 विच इज़ द टोटल अर्निंग्स। जो उस क्वेश्चन ने पूछा था रोवन के हिसाब से उनकी अर्निंग्स कितनी है। ईजी था, फॉर्मूला सिर्फ पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इट सेज बैच कॉस्टिंग इज अप्लाइड इफेक्टिवली इन द फॉलोइंग सिचुएशन। बैच कॉस्टिंग कहाँ पे इस्तेमाल होती है? मॉड्यूल के अंदर सारी चीज़ें हैं, कहाँ पे हम उसको इस्तेमाल करते हैं। तो उसका जवाब था बच्चों ड्रग मैन्युफैक्चरिंग, क्योंकि वहाँ पे एक ही तरीके का ड्रग बल्क लॉट में बनाया जाता है। जैसे आप कोई दवाई खरीदते हो, विक्स का एक बॉटल खरीदते हो, तो एक बॉटल नहीं बनी रहेगी, ऐसी कितनी सारी बॉटल बनी रहेंगी और फिर टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस करेंगे तो उन्होंने आपको एक यूनिट की कॉस्ट बताई रहेगी। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, अगर लॉजिक भी नहीं पता तो ड्रग मैन्युफैक्चरिंग दवाई की बिजनेस में बैच कॉस्टिंग फॉलो किया जाता है। कोई बोलेगा सर पेपर मैन्युफैक्चरिंग में भी हो सकता है, पर सर पेपर के भी अलग अलग साइजेस हो सकते हैं। कौन सी पेपर है उसकी बात नहीं कर रहा है। डिज़ाइनर क्लोथ के केस में तो हो ही नहीं सकता क्योंकि हर एक क्लोथ अलग अलग है। ऑयल रिफाइनिंग के अंदर भी प्रोसेस कॉस्टिंग आमतौर पे इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका आंसर बच्चों ड्रग मैन्युफैक्चरिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन इट सेज इफ द रॉ मटेरियल प्राइसेस आर सफरिंग फ्रॉम इन्फ्लेशन, रॉ मटेरियल की प्राइसेस इन्फ्लेशन के थ्रू गुजर रही है, मतलब महंगाई बढ़ रही है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स ऑफ वैल्यूइंग क्लोजिंग स्टॉक विल गिव द लोएस्ट ग्रॉस प्रॉफिट? सवाल इंपॉर्टेंट है कि कहाँ पे आपका ग्रॉस प्रॉफिट सबसे लोएस्ट आएगा। तो बस बच्चों ऐसे क्वेश्चंस को लॉजिक से ही सोचना है। जैसे लेट्स अज्यूम आज मैंने 1 तारीख को 100 रुपये में खरीदा और इन्फ्लेशन है, मतलब 2 तारीख को वापस वही माल लेट्स अज्यूम एक यूनिट ही खरीदा, पर अभी मैंने 110 में खरीदा। इन्फ्लेशन है मतलब मेरी कॉस्ट बढ़नी चाहिए। एज्यूम करो मेरी सेलिंग प्राइस अगर 130 है, रैंडमली पकड़ के चल रहा हूँ मैं, तो मेरे तीनों मेथड में प्रॉफिट कितना आएगा? फीफो बोलेगा जो पहला सामान आया वो बेचा, मतलब 130 माइनस 130 रुपये का प्रॉफिट आएगा। लीफो बोलेगा जो लास्ट इन आया वो पहला बेचा, मतलब जो 110 वाला है वो बेचा, तो 110 माइनस 130 माइनस 110 यहाँ पे 20 का प्रॉफिट आएगा। और अगर मैं एवरेज फॉलो करता हूँ सिंपल वेटेड वॉट एवर, तो एवरेज प्राइस दोनों के बीच में आएगी। सिंपल एवरेज के हिसाब से 105 की प्राइस आएगी और 25 का प्रॉफिट आएगा। क्वेश्चन पूछता है कहाँ पे हमारा ग्रॉस प्रॉफिट सबसे लोएस्ट है, तो ऑब्वियसली लोएस्ट प्रॉफिट 20 रुपये जो है वो लीफो मेथड में है, तो इसका आंसर लीफो मेथड होना चाहिए। सिंपल वर्ड्स में अगर महंगाई बढ़ रही है तो लीफो मेथड बोलता है जो रिसेंटली खरीदा है वो बेच रहे हो, और इन्फ्लेशन में जो रिसेंटली खरीदा है वो हमेशा महंगे में खरीदा रहेगा। कॉस्ट बढ़ेगी तो प्रॉफिट खुद ब खुद कमी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से फिक्स कॉस्ट आर ट्रीटेड एज, कन्वर्जन कॉस्ट नहीं आती है। कन्वर्जन कॉस्ट मतलब मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने के लिए जो लेबर ओवरहेड्स लगते हैं वो तुम्हारी कन्वर्जन कॉस्ट है। लेबर वेरिएबल भी हो सकता है, ओवरहेड्स में भी कोई वेरिएबल हो सकता है, फिक्स्ड हो सकता है। प्राइम कॉस्ट ऑब्वियसली नहीं आएगा, प्राइम कॉस्ट इज मटेरियल वेजेस जिसमें वेरिएबल एलिमेंट भी है। फिक्स कॉस्ट इज ट्रीटेड एज पीरियड कॉस्ट क्योंकि वो किसी पीरियड के लिए डिफाइन होती है। मैं कोई भी रेंट पूछूँ सामने वाले को तो मुझे महीने का भाड़ा बताएगा, पर यूनिट नहीं बताएगा, तो इट इज़ ऑलवेज डिफाइंड फॉर द पीरियड एंड हेंस फिक्स कॉस्ट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द पीरियड कॉस्ट। एंड लास्ट क्वेश्चन इज द बजट दैट इज प्रिपेयर्ड फर्स्ट ऑफ ऑल इज द बजट विद द की फैक्टर, क्योंकि मास्टर बजट तो एंड में बनता है सब कुछ मिलने के बाद। कैश बजट भी उसी पे डिपेंडेंट है। कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट तो ओवरऑल कितना कैपेक्स का बिजनेस खर्चा करना है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो इसका आंसर जो था ऑप्शन बी था। ये मॉड्यूल का ही क्वेश्चन था। तो आई होप द आंसर्स ऑफ MCQ आर क्लियर टू एवरीवन। लेट्स मूव टू द प्रैक्टिकल पार्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2A,
बच्चों दिखने के लिए तो बहुत इजी क्वेश्चन था, पर अभी देखेंगे उसके अंदर क्या क्या है करके। बोल रहा था फॉलोइंग फाइनेंशियल पैरामीटर्स ऑफ ZONB लिमिटेड, द फॉलोइंग फाइनेंशियल पैरामीटर्स ऑफ ZONB लिमिटेड इज, क्या दिया आपके सामने, आर अवेलेबल फॉर द मंथ ऑफ सितंबर। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट दी है 1,20,000 है, जो 120% है फैक्ट्री ओवरहेड्स के, फैक्ट्री ओवरहेड्स का 120% है। मतलब अगर 120 अगर 120% है, मतलब ये बच्चों इधर से समझ में आता है कि मेरे फैक्ट्री ओवरहेड जो रहेंगे वो 1 लाख के रहेंगे, क्योंकि 1 लाख का 120% 1,20,000 आएगा। तो फ्रॉम दिस आई गेट द फिगर ऑफ माई फैक्ट्री ओवरहेड्स। रॉ मटेरियल परचेज की फिगर दी है, सेल्स की फिगर दी है, कॉस्ट ऑफ सेल्स की फिगर दी है, और नीचे आपके पास कुछ डेटा देखे रखा है। क्या डेटा दिया है, पहले का डेटा जो है वो 1 सितंबर का मतलब ओपनिंग का, और नीचे का जो है वो क्लोजिंग का डेटा दिया है। तो रॉ मटेरियल WIP फिनिश गुड्स का स्टॉक देखे रखा है, और उसके अलावा अदर डिटेल्स में सेलिंग एक्सपेंसेस दिए और जनरल एडमिन एक्सपेंसेस दिए। और बोल रहा है जनरल एंड एडमिन एक्सपेंसेस आर नॉट रिलेटेड टू द प्रोडक्शन एक्टिविटी। ये प्रोडक्शन से जुड़े हुए जनरल एडमिन एक्सपेंसेस नहीं है, मतलब ये एक्चुअल में जनरल वाले हैं जो आपके फिनिश गुड्स के वैल्यूएशन के बाद कंसिडर किए जाते हैं। क्वेश्चन ने पूछा समराइज द कॉस्ट शीट फॉर द मंथ ऑफ सितंबर ड्यूरिंग शोइंग प्राइम कॉस्ट, वर्क्स कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एंड कॉस्ट ऑफ सेल्स। तो प्रॉफिट एंड प्रॉफिट अर्न। तो बच्चों कॉस्ट शीट बनाएंगे तो ये क्वेश्चन तो वैसे इजी है। अभी देखो बच्चों ऐसे क्वेश्चन आप, ये दिखने के लिए तो इजी था, पर इसमें ना थोड़ा सा दिमाग लगाना है तुमको। देखो किसी भी कॉस्ट शीट के डेटा के अंदर अगर कोई एक चीज़ नहीं दी है जबकि बाकी की चीज़ें दी है, तो वो एक चीज़ आप बैलेंसिंग ले सकते हो। पर अगर सारी की सारी चीज़ें दी है तभी तुमको थोड़ा दिमाग लगाना है, देखना है कि कुछ फिर डेटा मैच तो कर रहा है ना, या फिर कुछ गड़बड़ तो नहीं है ना। तो कॉस्ट शीट का अगर स्ट्रक्चर याद करोगे तो आपको बेसिकली मटेरियल का ओपनिंग स्टॉक लगता है, परचेजेस लगते हैं वो दिए है, क्लोजिंग स्टॉक लगता है वो दिया है, फिर उसके बाद डायरेक्ट लेबर दिया है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस आमतौर पे रहते नहीं है, ठीक है। तो प्राइम कॉस्ट आएगी, प्राइम कॉस्ट के बाद फैक्ट्री ओवरहेड्स की बात हो रही है तो वो भी देके रखे हैं, वर्क्स कॉस्ट आएगी, ग्रॉस वर्क्स कॉस्ट, फिर WIP का ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस दिया है तो नेट वर्क्स कॉस्ट भी आएगी, करेक्ट। तो उसके बाद हम उसको अगर कुछ बीच में का कोई आइटम नहीं है तो यही कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हो गया। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में ओपनिंग फिनिश गुड्स दिए, क्लोजिंग फिनिश गुड्स दिए, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आएंगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में जनरल एडमिन दिए और सेलिंग एक्सपेंसेस दिए, तो टोटल कॉस्ट ऑफ सेल्स भी आती है, और कॉस्ट ऑफ सेल्स के साथ सेल्स को कंपेयर करेंगे तो प्रॉफिट भी आता है। तो बच्चों इस क्वेश्चन में एक भी फिगर ऐसी दिख नहीं रही है जो मिसिंग दिख रही है, तो इसका ही मतलब ये है कि ये फिगर्स फिर एक दूसरे के साथ मैच करनी चाहिए, और अगर वो नहीं मैच करेंगे तो बीच में की अगर कोई फिगर रहेगी उसको आपको बैलेंसिंग फिगर डालना पड़ेगा कौन सी चीज़ के लिए, वो चीज़ जो तुम्हारे पास क्वेश्चन में दी हुई नहीं है। मैं समझाता हूँ मैं क्या बोल रहा हूँ। मैं कॉस्ट शीट के स्ट्रक्चर में इसको लिखना शुरू करता हूँ, मैं ऊपर आ गया दिखाते वक्त। तो कॉस्ट शीट के स्ट्रक्चर में इसको दिखाना शुरू करता हूँ, इसके आंसर्स देखते हैं अभी प्रैक्टिकल क्वेश्चन के। तो हियर इज द आंसर ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन, लेट्स सी। तो बच्चों क्या दिख रहा है, पहला रॉ मटेरियल का ओपनिंग स्टॉक दिख रहा है, क्लोजिंग स्टॉक दिख रहा है और परचेजेस दिख रहे हैं। तो ये मैंने लिख दिया ओपनिंग 20 प्लस परचेजेस 165 माइनस 35, 20 प्लस 165 माइनस 35 गेट द फिगर ऑफ रॉ मटेरियल्स कंज्यूम। देन आई नो द फिगर ऑफ डायरेक्ट लेबर, तो मैंने वो भी ले लिया, तो मुझे प्राइम कॉस्ट आ गया। प्राइम कॉस्ट के अंदर मुझे फैक्ट्री ओवरहेड के बारे में जैसे हमने बात की 1,20,000 इज़ 120%, मतलब मेरा फैक्ट्री ओवरहेड आना चाहिए 1 लाख रुपीज़। तो मैंने मेरा फैक्ट्री ओवरहेड भी ले लिया, तो मुझे मेरा ग्रॉस वर्क्स कॉस्ट आ गया। ग्रॉस वर्क्स कॉस्ट के बाद मेरे पास ओपनिंग WIP है, क्लोजिंग WIP है, तो मैंने वो भी ले लिया, तो मुझे मेरा नेट वर्क्स कॉस्ट आ गया। फिलहाल सुन लेना तुम लोग क्या मैं बोल रहा हूँ, करेक्ट। इधर तक तो मेरे को दिया हुआ है, अगर कोई आइटम बीच में नहीं होता तो यही मेरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होता। अभी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद मेरे को लगता है ओपनिंग फिनिश गुड्स और क्लोजिंग फिनिश गुड्स, तो मैंने वो भी लिख लिए, तो मुझे मेरा कॉस्ट ऑफ COGS आता। COGS के अंदर दो चीज़ें ऐड होती है, जनरल एडमिन एक्सपेंसेस और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। तो मैंने जनरल एडमिन और S&D भी लिख लिया, तो मुझे कॉस्ट ऑफ सेल्स आ गया। अभी अगर ये फिगर मैच होनी होती बच्चों, तो आई शुड हैव नोन कि 360 के अंदर +50 माइनस 60 करता मैं, तो मेरा आंसर आता 3,50,000, और 350 में ये दोनों को ऐड करूँगा तो मेरा आंसर तो 390 आता है, जबकि इधर तो आंसर जो दिख रहा है वो 4 लाख दिख रहा है। मतलब इस क्वेश्चन के अंदर कोई तो एक फिगर है जो दी नहीं है। अभी वो आपकी चॉइस है कि आपको क्या लेना है, वो आपको एक तो एडमिन एक्सपेंसेस इन रिलेशन टू प्रोडक्शन ले सकते हो, या फिर आपको चाहिए तो डायरेक्ट वेजेस के बाद बीच में डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी डाल सकते हो। जो कुछ भी करना है आप करो, आंसर मिल सकता है। तो देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। यू नो योर कॉस्ट ऑफ सेल्स इज़ 4 लाख, यू नो सेलिंग एक्सपेंसेस इज़ 22 एंड जनरल एडमिन एक्सपेंसेस इज़ 18। तो 4 लाख में से ये दोनों चीज़ों को माइनस करेंगे, यू विल गेट 360 विच इज़ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। आपके पास ओपनिंग फिनिश गुड्स और क्लोजिंग फिनिश गुड्स दिए हैं, तो 360 + 60 - 50 करेंगे तो यू गेट 370 विच इज़ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन।
जबकि ऊपर से कैलकुलेट करके जब भी आप आए थे आपको पास नेट वर्क्स कॉस्ट आई थी 360, तो 3,60,000 नेट वर्क्स कॉस्ट थी, जबकि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 370 आई है। तो बीच में का जो 10,000 है वो मैं वो एडमिन एक्सपेंसेस एज्यूम कर सकता हूँ, क्योंकि ये स्पेसिफिकली बोल रहा है ये प्रोडक्शन रिलेटेड एडमिन एक्सपेंसेस नहीं है। तो आई एम सेइंग बीच में के जो 10,000 है वो एडमिन एक्सपेंसेस इन रिलेशन टू प्रोडक्शन है। इस तरीके से करोगे तभी जाके आपकी कॉस्ट शीट टैली हो जाएगी। अगर ये बराबर खुद ब खुद फिगर मैच करती तो अपने को बैलेंस फिगर लेने की ज़रूरत नहीं होती। अच्छा, इसको ऐसा नहीं करना होता तो आप ये 370 को ऊपर लेके चलते, तो 370 के अंदर ये दोनों फिगर एडजस्ट करते, तो ये 370 + 30 - 20 तो ये 380 आता। 380 में 1 लाख इंक्लूड हुआ है, मतलब ये 280 आता, और ये दोनों की फिगर 270 है। देन इन दैट केस योर 10,000 वुड हैव बीन डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो आप एक तो चाहिए तो उसको डायरेक्ट एक्सपेंसेस करके ट्रीट करो, या फिर आप उसको एडमिन एक्सपेंसेस इन रिलेशन टू प्रोडक्शन ट्रीट करो। एनीवेज द आंसर इज गोइंग टू गेट करेक्ट। तो अगर एक भी फिगर मिसिंग नहीं है और अगर फिगर क्रॉस टैली नहीं होती है तो आपको एक कोई ना कोई फिगर नए से डालनी पड़ेगी कॉस्ट शीट के अंदर। आई होप द क्वेश्चन इज क्लियर टू एवरीवन। तो वही लिखा, इन द एब्सेंस ऑफ इन्फॉर्मेशन डायरेक्ट एक्सपेंसेस कैन ऑल्सो बी ट्रीटेड एज द बैलेंसिंग फिगर। आई होप द क्वेश्चन इज क्लियर टू एवरीवन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। बेसिक क्वेश्चन था मटेरियल कॉस्टिंग के ऊपर का। क्या बोल रहा है, द कंपनी यूजेस 3 टाइप्स ऑफ मटेरियल्स। हमारे पास 3 तरीके के मटेरियल है, PQR, ये रॉ मटेरियल है हमारे, फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द प्रोडक्ट एम विच हैव द फॉलोइंग डेटा। क्या डेटा दिया है? पहला दिया है यूसेज पर यूनिट ऑफ द प्रोडक्ट, एक फिनिश प्रोडक्ट बनाने को कितना किलो रॉ मटेरियल लगता है। रीऑर्डर क्वांटिटी, कितना एक बार खरीदते हैं तो कितना खरीदते हैं। प्राइस पर केजी क्या रहेगी, कितने में खरीदते हैं। डिलीवरी पीरियड इन वीक्स, सामान मंगाने के बाद कितने दिन कितने हफ्तों में माल आता है। मिनिमम, जैसे फर्स्ट केस में कम से कम 1 हफ्ता लगता है, मैक्सिमम 3 हफ्ते लग सकते हैं, बट ऑनलाइन एवरेज 2 हफ्तों में माल आ जाता है। आपको रीऑर्डर लेवल दे के रखा है, पहले 2 का दे के रखा है, और आपको मिनिमम लेवल तीसरे का दे के रखा है। आदमी बोल रहा है वीकली प्रोडक्शन किसका होता है, तो फिनिश गुड्स का होता है। तो वीकली प्रोडक्शन वेरीज फ्रॉम 175 टू 225 यूनिट्स, मतलब कम से कम 175 यूनिट्स बनाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 225 यूनिट्स बनाते हैं। एवरेजिंग 200 यूनिट्स ऑफ द सेड प्रोडक्ट एम, फिनिश प्रोडक्ट एम के कम से कम 175 बनाता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा 225 बनाता हूँ। ऑन एन एवरेज मैं हफ्ते के 200 यूनिट्स बनाता हूँ। उसके बेसिस पे उसको चाहिए मिनिमम स्टॉक लेवल ऑफ पी। तो बच्चों बस फॉर्मूला पता होना चाहिए। व्हाट इज़ मिनिमम लेवल? इट इज़ रीऑर्डर लेवल माइनस एवरेज कंजम्पशन इंटू एवरेज लीड टाइम। रीऑर्डर लेवल माइनस एवरेज कंजम्पशन इंटू एवरेज लीड टाइम। नाउ डू आई नो पी का मेरे को रीऑर्डर लेवल कितना है? तो हाँ, मेरे को 8,000 पता है, पर मेरे को उसके अलावा 2 चीज़ें और लगने वाली है। एवरेज कंजम्पशन, तो कितना एवरेज कंजम्पशन आएगा बच्चों? वी यू कंज्यूम फिनिश गुड्स टू प्रोड्यूस फिनिश गुड्स एंड एवरेज कंजम्पशन। तो मेरा मिनिमम प्रोडक्शन 125 था, हाईएस्ट 225 था, बट मेरा एवरेज प्रोडक्शन 200 यूनिट्स है। बट रिमेंबर दीज आर द 200 यूनिट्स ऑफ फिनिश प्रोडक्ट एंड एवरी फिनिश प्रोडक्ट रिक्वायर्स 10 यूनिट ऑफ पी। तो 200 यूनिट बनाने के लिए 10 के हिसाब से 2000 यूनिट्स का मेरा एवरेज कंजम्पशन होगा। 200 यूनिट्स को बनाने के लिए 10 किलो पर फिनिश प्रोडक्ट के हिसाब से 2000 किलो मेरे को एवरेज कंज्यूम करना है पर वीक, और मेरा एवरेज डिलीवरी पीरियड उसका 2 वीक है। तो आई नो नाउ 2000 यूनिट्स इज माई एवरेज कंजम्पशन एंड 2 वीक्स इज माई एवरेज लीड टाइम। रीऑर्डर लेवल तो क्वेश्चन नहीं दिया था, विच इज़ 8000, तो बस उसको फॉर्मूला में डालूंगा 8000 - 2000 × 2, तो इट इज़ 4000 यूनिट्स इसका आंसर है मिनिमम स्टॉक लेवल ऑफ पी का। सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है मिनिमम लेवल ऑफ क्यू, तो वही कैलकुलेट करेंगे। मिनिमम लेवल ऑफ क्यू, उसका रीऑर्डर लेवल कितना है? तो उसका रीऑर्डर लेवल है 4750। उसका एवरेज कंजम्पशन कितना होगा? 200 × 4 800, और उसका एवरेज लीड टाइम कितना है? तो 4 वीक्स है। तो 200 × 4 × 4, तो इट इज़ 200 × 4 is 800 × 4 3200, 4750 - 3200 1550 यूनिट इसका आंसर है। तीसरा सवाल है रीऑर्डर लेवल ऑफ आर, क्योंकि आर का रीऑर्डर लेवल दिया नहीं है। अभी देखो ये 2 तरीके से निकाला जा सकता है, जिसके दोनों के आंसर अलग अलग आ सकते हैं। आप कोई भी मेथड करो, आइडियली वो चलना चाहिए, क्योंकि उसके 2 फॉर्मूले हैं और दोनों फॉर्मूले में लॉजिक मतलब 2 जगह से निकाला जा सकता है। पहला है मैक्सिमम कंजम्पशन इंटू मैक्सिमम लीड टाइम, ज़्यादा से ज़्यादा कितना यूज़ किया जाएगा मल्टीप्लाइड बाय द मैक्सिमम लीड टाइम। तो ज़्यादा से ज़्यादा कितना कंज्यूम होगा? तो ज़्यादा से ज़्यादा मैं 225 यूनिट्स बनाता हूँ हफ्ते के, और एक फिनिश प्रोडक्ट को मेरे को 6 किलो लगता है, तो मेरा मैक्सिमम कंजम्पशन होगा 225 × 6 1350, और उसको आने को मैक्सिमम कितना समय लगता है? तो 4 हफ्ते लगते हैं। तो हफ्ते के 1350 × 4 यू गेट द आंसर ऑफ 5400 यूनिट्स। दिस इज डायरेक्टली अप्लाइंग द फॉर्मूला ऑफ रीऑर्डर लेवल। पर किसी का दिमाग उल्टा भी चल सकता है, सर आपने तो अभी मिनिमम लेवल के दोनों फॉर्मूले में रीऑर्डर लेवल को इस्तेमाल किया है,
और आपके पास यहाँ पे रीऑर्डर लेवल दी हुई है, आपके पास यहाँ पे मिनिमम लेवल दी हुई है, तो क्या मैं यहाँ से रीऑर्डर लेवल निकाल सकता हूँ? तो हाँ, निकाला जा सकता है। तो कैसा आएगा? मिनिमम लेवल इज इक्वल टू ROL माइनस एवरेज कंजम्पशन इंटू एवरेज लीड टाइम। एवरेज कंजम्पशन विल बी हाउ मच? 200 यूनिट्स। हर यूनिट को 6 यूनिट्स लगते हैं फिनिश प्रोडक्ट के लिए, और उसका एवरेज लीड टाइम 3 है, तो इट इज़ 200 इंटू 6 1200 यूनिट्स, और 3 हफ्ते मतलब 3600 यूनिट्स का मेरा एवरेज कंजम्पशन इंटू एवरेज लीड टाइम है। जबकि मेरे को मेरा मिनिमम लेवल पता है 2000 यूनिट्स, तो 2000 प्लस 3600, इट बिकम्स 5600 यूनिट्स। सो यू गेट 2 डिफरेंट आंसर्स बेस्ड ऑन 2 डिफरेंट फार्मूलाज एंड बोथ द फार्मूलाज आर एक्सेप्टेबल, जहाँ पे दोनों केस में आंसर अलग अलग आ रहा है। हाँ, अगर प्रेफरेंस अगर आप मेरे को पूछोगे तो ये पहला आंसर आइडियली सही होना चाहिए, क्योंकि ये डायरेक्ट फार्मूला है, यहाँ पे हमने इनडायरेक्टली उसको डिराइव किया है। रीऑर्डर लेवल का खुद का फार्मूला है और डेटा अवेलेबल है, तो हमको वो फार्मूला पहले यूज़ कर लेना चाहिए। और लास्ट उसने पूछा है एवरेज स्टॉक लेवल ऑफ पी। एवरेज लेवल का फार्मूला क्या है? तो मिनिमम लेवल प्लस मैक्सिमम लेवल अपॉन 2। तो पी का तो मैंने पहले ही मिनिमम लेवल निकाल के रखा था, पी का भी हम क्या करेंगे? मैक्सिमम लेवल निकालेंगे। मैक्सिमम लेवल का फार्मूला क्या है? तो ROL प्लस ROQ माइनस मिनिमम कंजम्पशन इंटू मिनिमम लीड टाइम। तो डेटा दिया हुआ है, पी का ROL है 8000, पी का ROQ है 10000, तो इट इज़ 8000 प्लस 10000 माइनस मिनिमम कंजम्पशन, तो मिनिमम प्रोडक्शन होता है 175 यूनिट्स का, हर प्रोडक्ट को 10 यूनिट्स लगते हैं, मतलब 1750 यूनिट्स लगेंगे एक हफ्ते के, और उसका मिनिमम लीड टाइम 1 वीक है। तो 1750 इंटू 10 इंटू 1, तो ROL इज़ 8000, ROQ इज़ 10000 एंड दिस इज़ 1750। सॉल्व करेंगे तो आएगा 16250। तो एवरेज स्टॉक लेवल इज़ मिनिमम लेवल प्लस मैक्सिमम लेवल अपॉन 2। मिनिमम लेवल हमने इसका पहले निकाला था, मिनिमम लेवल वॉज 4000, मैक्सिमम लेवल इज़ 16250, तो 4000 प्लस 16250 अपॉन 2, 10125 यूनिट्स इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन। तो दैट वाज द आंसर ऑफ द मटेरियल के जो स्टॉक लेवल का आपके सामने क्वेश्चन रखा था। अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। फिर ओवरहेड्स के बारे में क्वेश्चन था, अंडर एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स का ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए। तो बोल रहा है डोसिल लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स सिंगल प्रोडक्ट, इट रिकॉर्ड्स फैक्ट्री ओवरहेड्स एट अ प्री डिटरमाइंड रेट ऑफ 20 पर मैन डे। एक मैन डे के 20 रुपये का उसका ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट है। ड्यूरिंग द ईयर 23-24 द टोटल फैक्ट्री ओवरहेड्स इनकर्ड एंड द मैन डेज एक्चुअली वर्क, कितना हमने इनकर किया? तो 35,50,000 का खर्चा हुआ है, जबकि 3550 इज़ माई इनकर्ड वाला फिगर एंड मेरा मैंडेज एक्चुअली वर्क, मैंने कितना दिन काम किया? तो 1.5 लाख मैंडेज हमने काम किया। आउट ऑफ द अमाउंट ऑफ 35,50,000, 2 lakhs वेयर इन रेस्पेक्ट ऑफ द वेजेस फॉर स्ट्राइक पीरियड। 3550 में 2 लाख रुपीज़ स्ट्राइक का है जो एबनॉर्मल है, एंड 1 लाख इज वॉज इन रेस्पेक्ट ऑफ द एक्सपेंसेस ऑफ द प्रीवियस ईयर बुक्ड इन द करंट ईयर। मतलब ये दोनों जो चीज़ें वो एबनॉर्मल वाली चीज़ है जो इसके अंदर इंक्लूड हुई है। ड्यूरिंग द ईयर 50,000 यूनिट्स पर सोल्ड, 50,000 यूनिट्स हमने बेचे हैं। At the end of the period, 12,000 completed units were held in stock, but there was no opening and stock of finished goods. 50,000 बेचे और 12,000 यूनिट्स का हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक है। 50,000 यूनिट्स आर सोल्ड, 12,000 is the completed units of finished goods which are in stock. Similarly, there was no stock of incompleted units at the beginning of the period, but at the end of the period, there were 20,000 uncompleted units which may be treated as 65% complete. WIP के 20,000 यूनिट्स है जिसका 65% काम हो चुका है। On investigation, it was found that 40% of the unabsorbed overheads were due to the factory inefficiencies. 40% हमारी inefficiency की वजह से हुआ है, and the rest was attributable to increase in the cost of the indirect material. और बचा हुआ जो है वो महंगाई बढ़ने की वजह से हुआ है। तो कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ अंडर एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स ड्यूरिंग द ईयर 23-24, कितना अंडर एब्जॉर्ब्ड है, और एनालाइज द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, और उसकी ट्रीटमेंट क्या आएगी। तो फिर इसके सोल्यूशन की तरफ आते हैं बच्चों। फैक्ट्री ओवरहेड्स हमने कितने एब्जॉर्ब किए रहेंगे, तो हमने कितना घंटा काम किया है, तो हमने 1.5 लाख आवर्स काम किया है और 20 रुपीज़ 1.5 लाख डेज काम किया और 20 रुपीज़ पर मैन डे के हिसाब से हमने खर्चा किया है। तो 1.5 इंटू 20 30 लैक्स हमने एब्जॉर्ब किए, लोगों से कलेक्ट किए रहेंगे। उसके सामने हमारा खर्चा कितना हुआ है, तो हमारा खर्चा हुआ है 35,50,000 का। पर इस 3550 के अंदर बच्चों हमारा 2 लाख रुपये का खर्चा स्ट्राइक की वजह से हुआ है और 1 लाख रुपये पिछले साल का खर्चा है। मतलब ये जो दोनों खर्चे वो इस साल के नहीं है, वो पिछले साल, मतलब जो नॉर्मल आइटम वाले नहीं है। तो इनको क्या करना पड़ेगा, हमको इन दोनों को निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये 3 लाख रुपये का नुकसान जो है वो हमारी गलती की वजह से नहीं हुआ है, ये बेसिकली, या फिर प्रोडक्ट की वजह से नहीं हुआ है, रादर ये एबनॉर्मल इवेंट की वजह से हुआ है। तो ये 3 लाख रुपये का जो नुकसान रहेगा बच्चों, ये सीधा सीधा कॉस्टिंग P&L में जाएगा। दिस इज़ नॉट एन आइटम ऑफ द करंट ईयर। तो 3550 में से 3 लाख गए, मतलब हमने नॉर्मल कोर्स में 32,50,000 रुपीज़ का खर्चा किया है, जबकि हमने लोगों से वसूल सिर्फ 30 लाख ही किया है। मतलब भी हमारा अनएब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स 2,50,000 रुपीज़ का ऐसा खर्चा है
जो हमने किया है पर हमने वसूल नहीं किया है, हमने 30 to 50 खर्च किया था इस साल के लिए, जबकि 30 लाख रुपये हमने वसूल किए, तो 2,50,000 इज़ द अमाउंट विच इज़ अनएब्जॉर्ब्ड। अब इसकी ट्रीटमेंट क्या करना है, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो अभी बच्चों मैं यहाँ पे तुमको अभी एक ही चीज़ समझा दूँ कि हमारे लिए हमारी इंस्टीट्यूट, हमारे लिए हमारा बाइबल है। इंस्टीट्यूट जो करेंगे वही हम करेंगे। आप इस क्वेश्चन का अगर किसी ऑथर की बुक में देखोगे तो उसमें शायद स्लाइटली दूसरे थोड़ी अलग ट्रीटमेंट है। वो लोग क्या सोचते हैं, वो सोचते हैं कि जो अनएब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स है उसमें से जो हमारी गलती की वजह से हो रहा है, जो गलती की वजह से हो रहा है वो कॉस्टिंग पीरियड में जाएंगे, और जो अनकंट्रोलेबल इवेंट है उसका पूरा का पूरा नुकसान प्रोडक्ट के ऊपर डाल देते हैं। पर हमारा मॉडल वैसा नहीं करता। हमारा मॉडल बोलता है कि वो अनएब्जॉर्ब्ड जो ओवरहेड्स है उसमें कंट्रोलेबल हो या अनकंट्रोलेबल हो, मतलब जैसे इनएफिशिएंसी थी वो कंट्रोलेबल थी, पर प्राइस रेट्स इंक्रीज हुए वो अनकंट्रोलेबल है। कंट्रोलेबल हो या अनकंट्रोलेबल हो, पूरा का पूरा नुकसान जो है वो हम प्रोडक्ट के ऊपर ही डालेंगे बाय कैलकुलेटिंग द सप्लीमेंट्री रेट। करेक्ट। तो हम हमारा मॉडल को फॉलो करेंगे, हमको बाकी से कोई लेना देना नहीं है। तो हमको देखना है फिर हमने करंट ईयर में काम कितना किया है। तो बच्चों करंट ईयर में हमने कितने फिनिश गुड्स, हमने ऐसे कितने फिनिश गुड्स थे, करंट ईयर में ऐसे कितने फिनिश गुड्स थे जो हमने बेचे हैं। तो हमने 50,000 यूनिट सेल किए हैं। तो हमारा यूनिट सोल्ड कितना है बच्चों, तो हमारे यूनिट सोल्ड है 50,000 यूनिट्स है हमारे। उसके अलावा हमारा क्लोजिंग स्टॉक में कितना यूनिट्स पड़ा है, तो क्लोजिंग स्टॉक में 12,000 यूनिट्स पड़ा है। तो 12,000 यूनिट्स हमारे स्टॉक में पड़े हुए यूनिट्स हैं। और उसके अलावा WIP के 20,000 यूनिट्स है जिसके ऊपर 65% काम हुआ है। तो इक्विवेलेंट प्रोडक्शन के हिसाब से इक्विवेलेंट टर्म्स में ये 13,000 यूनिट्स हो गए। तो इन तीनों को ऐड करूँगा तो मैंने टोटल 75,000 यूनिट्स के ऊपर काम किया है। तो ये 75,000 यूनिट्स के ऊपर ये 2,50,000 का खर्चा डाला जाएगा। तो 250 डिवाइडेड बाय 75, 3.33 पर यूनिट ये मेरा सप्लीमेंट्री रेट आएगा। तो 3.33 के हिसाब से मैं मेरे प्रोडक्ट की कॉस्ट को डिस्ट्रीब्यूट करूँगा। तो जो मेरे टोटल अनएब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स थे, टोटल अनएब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स कितने थे, तो 2,50,000 के जो मेरे अनएब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स थे उसको मैं कैसे डालूंगा। तो COGS में कितने यूनिट्स पड़े हैं, तो 50,000 यूनिट्स पड़े हैं। 3.33 के हिसाब से 166,667 का मेरा COGS का कॉस्ट बढ़ेगा और बुक में प्रॉफिट कम होगा। बाकी जो दोनों आइटम्स है, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स और क्लोजिंग WIP, ये क्या करेंगे, ये सप्लीमेंट्री रेट से उसकी कॉस्ट इन्फ्लेट हो जाएगी और बुक्स में जो उसकी वैल्यूएशन है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। तो WIP फिनिश गुड्स में 12,000 यूनिट्स थे, 3.33 के हिसाब से 40,000 में बुक्स में कॉस्ट बढ़ जाएगी। और जो WIP के जो इक्विवेलेंट 13,000 यूनिट्स थे 3.33 के हिसाब से उसकी वैल्यूएशन भी 43,333 से बढ़ जाएगी। तो मेरा ओवरऑल ट्रीटमेंट कैसा है, 30 का 35, 50 हुआ था, 5,50,000 एक्स्ट्रा गया था, जिसमें से ये 3 लाख रुपए तो सीधा सीधा कॉस्टिंग पीरियड में चले गए। और बचे 2,50,000 कैसे गए, तो 2,50,000 में से 166,667 का बुक्स में COGS की कॉस्ट बढ़ गई और प्रॉफिट कम हो गया। जबकि 40 और 43,333 ये मेरी बैलेंस शीट में, ये मेरी बुक्स में मेरी फिनिश गुड्स की और WIP की वैल्यू को क्या कर देगा, बढ़ा देगा। आप तीनों को ऐड करोगे यू विल गेट द फिगर ऑफ 250, एंड 250 प्लस 3 लाख इज 550, विच इज द डिफरेंस बिटवीन द ओवरहेड्स इनकर्ड एंड ओवरहेड्स एब्जॉर्ब्ड। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? तो दिस वाज द ट्रीटमेंट ऑफ अंडर एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स इन द बुक्स ऑफ कॉस्ट रिकॉर्ड्स। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, बी पार्ट, ये रिकन्सिलेशन का क्वेश्चन था। आपको बस कॉस्ट रिकॉर्ड्स और फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स का प्रॉफिट बनाना था और रिकन्साइल करना था। थोड़ा द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल फ्रॉम द फाइनेंशियल बुक्स ऑफ SONT लिमिटेड, न्यूली एस्टेब्लिश कंपनी। न्यूली एस्टेब्लिश है मतलब ही इनके पास कोई भी ओपनिंग स्टॉक नहीं होगा क्योंकि ये उसका पहला साल है। तो बच्चों जो पहला डेटा दिख रहा है ये आपके फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स का डेटा है। तो बस आपको P&L बना के उसके अंदर ही फिगर्स डालती जानी है। तो देखो बस लिखते जाते हैं, आपको सबको समझ में आता है डेबिट और क्रेडिट की फिगर कौन सी है। मटेरियल कंजम्पशन ऑन डेबिट साइड, वेजेस ऑन डेबिट साइड, फैक्ट्री ओवरहेड्स ऑन डेबिट साइड, तो ये तीनों लिख दिए। एडमिन ओवरहेड ऑन डेबिट साइड, सेलिंग ओवरहेड्स ऑन डेबिट साइड, तो ये भी डाल दिया। बैड डेट्स ऑन डेबिट साइड, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस ऑन डेबिट साइड, लीगल चार्जेस ऑन डेबिट साइड 80, 40 एंड 10, तो ये तीनों भी चले गए। डिविडेंड रिसीव्ड एंड इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन डिपॉजिट्स, ये दोनों क्रेडिट साइड में आएंगे। उसके अलावा फिर उसने क्या दिया है, सेल्स दी है 1,20,000 यूनिट्स का, 1,20,00,000, ये लिख दिया क्रेडिट साइड में। क्लोजिंग स्टॉक दिए, ये दोनों वापस क्रेडिट साइड में आएंगे, 320 एंड 240, और ऐसा करके नेट प्रॉफिट उसने जो बोला है 12,90,000 का है। तो दिस इज एज पर फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स। अभी हमको कॉस्ट रिकॉर्ड्स का प्रॉफिट ढूंढने के लिए कॉस्ट शीट बनानी पड़ेगी। फर्स्ट ईयर है तो मतलब ओपनिंग स्टॉक कुछ भी नहीं है, तो अपने को पता है यूनिट्स प्रोड्यूस इज इक्वल टू सेल्स प्लस क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। सिंपल वर्ड्स में बोलूँ तो मैंने 120 का सेल किया और 4,000 अभी भी बाकी है, मतलब मेरा प्रोडक्शन था 124 का, जबकि मेरे सेल्स है 120 के।
क्वेश्चन ने नीचे क्या दिया है देखो, एक बार पढ़ लेते हैं कॉस्ट रिकॉर्ड्स के लिए। द कॉस्ट अकाउंट फॉर द सेम पीरियड रिवील्ड दैट द डायरेक्ट मटेरियल कंजम्पशन वाज 56 lakhs, फैक्ट्री ओवरहेड इज रिकवर्ड एट 20% ऑन प्राइम कॉस्ट, एडमिन ओवरहेड इज रिकवर्ड एट 6 पर यूनिट ऑफ प्रोडक्शन। बच्चों ये एडमिन ओवरहेड प्रोडक्शन से जुड़ा हुआ है, याद रखना, मतलब ये क्लोजिंग स्टॉक या वैल्यूएशन के पहले आएगा। एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स आर रिकवर्ड एट 8 पर यूनिट सेट। मैं रिपीट कर रहा हूँ, एडमिन ओवरहेड्स एक जनरल हो सकते हैं जो क्लोजिंग स्टॉक या वैल्यूएशन के बाद आते हैं, पर अगर कोई प्रोडक्शन से जुड़ा हुआ है तो वो तुम्हारे अदर आइटम्स का पार्ट है जो क्लोजिंग स्टॉक या वैल्यूएशन के पहले आएगा। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स कितने हैं, तो 8 पर यूनिट सोल्ड है। तो बस कॉस्ट शीट बनाएंगे। मटेरियल की फिगर कितनी दी है, 56 lakhs दी है, तो मैंने लिख दिया मटेरियल 56 lakhs। वेजेस के बारे में कुछ बोला नहीं है तो वेजेस वही रहेंगे विच इज़ 30 lakhs। तो ये प्राइम कॉस्ट आ गई। प्राइम कॉस्ट का क्वेश्चन ने बोला है प्राइम कॉस्ट का 20% आपका फैक्ट्री ओवरहेड्स है, तो प्राइम कॉस्ट का 20% ले लिया, ये आपके फैक्ट्री ओवरहेड्स आ गए, तो ये ग्रॉस वर्क्स कॉस्ट आ गई। ओपनिंग स्टॉक तो कुछ है नहीं, पर हमारे पास पता है कि क्लोजिंग WIP 2,40,000 है, तो इसमें से क्लोजिंग WIP 240 को माइनस कर दिया, तो ये आपकी नेट वर्क्स कॉस्ट आ गई। फिर उसके बाद अभी जैसे बात हुई थी कि जो आपके एडमिन ओवरहेड है वो प्रोडक्शन से जुड़े हुए हैं, तो वो ऊपर ही आएंगे, अदर आइटम का पार्ट है। 6 रुपीज़ पर यूनिट आपने प्रोड्यूस किए 1,24,000 यूनिट्स, मल्टीप्लाई किया, आपको एडमिन एक्सपेंसेस आ गए, तो आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ गया। रिमेंबर दिस इज़ द फिगर फॉर 1,24,000 यूनिट्स। कोई ओपनिंग स्टॉक नहीं है पर क्लोजिंग स्टॉक में 4,000 यूनिट्स है, तो 4,000 मल्टीप्लाइड बाई 87.29 you get the value of your closing finished goods and you get the figure of COGS which is cost of production minus closing finished goods. Remember now this is the figure of 1,20,000 units. इसमें फिर सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स को ऐड कर देंगे। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स कितना है, तो 8 दिया है, 8 पर यूनिट सोल्ड एंड योर यूनिट सोल्ड आर 1,20,000, तो योर S&D ओवरहेड्स इज 960, दिस इज योर टोटल कॉस्ट। सेल्स वही आएगा एंड द प्रॉफिट कम्स 5,65,161। एक बार ये प्रॉफिट आ गया तो आगे का तो रिकन्सिलेशन ईजी है। प्रॉफिट एज पर कॉस्ट रिकॉर्ड्स से मैं शुरू कर रहा हूँ। मैं कॉस्ट रिकॉर्ड्स के हिसाब से अगर आप देखूंगा तो पहला तो रॉ मटेरियल कंज्यूम इधर 56 lakhs थे, जबकि उधर तो बस 50 lakhs ही थे, तो कॉस्ट में 6 लाख का खर्चा ज़्यादा था, तो कॉस्ट का प्रॉफिट 6 लाख से कम आया रहेगा, तो उसको ऐड करना पड़ेगा। फिर वैसे अभी ओवरहेड्स की तरफ जाते हैं। उसके बाद बच्चों वेजेस तो सेम लिए थे। फैक्ट्री ओवरहेड्स इधर 1720 है कॉस्ट रिकॉर्ड्स में, जबकि फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स के अंदर सिर्फ 16 lakhs थे, तो कॉस्ट रिकॉर्ड्स में खर्चा ज़्यादा गया, 1/20 का खर्चा ज़्यादा था, मतलब ही प्रॉफिट कम आया रहेगा, तो उसको भी 1/20 को ऐड करेंगे। जो फैक्ट्री ओवरहेड के लिए लॉजिक लगा है वही एडमिन के लिए भी एप्लीकेबल हो जाएगा। एडमिन इधर भी देखोगे तो 744 है, जबकि उधर सिर्फ 7 लाख है, तो 44,000 रुपीज़ का एक्स्ट्रा खर्चा गया है, तो एक्स्ट्रा खर्चा गया है, खर्चा ज़्यादा था, प्रॉफिट कम हुआ रहेगा, तो ऐड होगा। सेलिंग ओवरहेड्स की अगर मैं बात करूं तो सेलिंग ओवरहेड्स इधर भी 960 है और उधर भी 960 है, तो इसका कोई एडजस्टमेंट नहीं है। लास्ट फिगर जो कॉस्ट शीट की मैटर करती है वो क्लोजिंग फिनिश गुड्स की वैल्यू, इधर 349,161 है, जबकि उधर तो 320 है, मतलब कॉस्टिंग में ज़्यादा गया है क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, जो आपका इनकम का पार्ट है, क्रेडिट साइड का पार्ट है, तो कॉस्ट में फिगर ज़्यादा गई थी, प्रॉफिट ज़्यादा, इनकम ज़्यादा गया तो प्रॉफिट भी ज़्यादा गया रहेगा, तो उसे क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। इसको मैंने कम कर दिया। फिर फाइनली बस अभी कॉस्ट रिकॉर्ड से सब कुछ हो गया, पर फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स में ये जो 3 आइटम्स है, बैड डेट्स, प्रीमियरी एक्सपेंसेस, लीगल चार्जेस, ये तीनों मिला के 80, 40, 10, 130 का ऐसा खर्चा है जो कॉस्ट रिकॉर्ड्स में गया ही नहीं है पर फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स में गया है, तो कॉस्ट का प्रॉफिट ज़्यादा हुआ रहेगा, तो उसे कम करेंगे। और उसकी फ्लिप साइड जो है वो ऐसा इनकम, इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट और डिविडेंड रिसीव्ड जो कॉस्ट रिकॉर्ड्स में नहीं गया है पर फाइनेंस में गया है, तो कॉस्ट का इनकम कम था तो प्रॉफिट भी कम था, तो इस 20 + 1,120 को ऐड करेंगे। तो अगर आप करोगे यू विल गेट द आंसर ऑफ 12,90 विच इज़ द आंसर ऑफ प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स। तो ये बेसिक क्वेश्चन था। आपको फाइनेंस का प्रॉफिट ढूंढना तो कोई मुश्किल बात नहीं थी, आपको कॉस्ट शीट सही बनानी है, वो आप सही बनाओगे तो ये क्वेश्चन ईजी जा जाना चाहिए। तो अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं बच्चों। सिंपल आपका सर्विस कॉस्टिंग का क्वेश्चन था। क्या क्वेश्चन बोल रहा था, कोई कंपनी है जो बस चलाती है डेली बेसिस पे, ये कहाँ से कहाँ तक जाती है, पहला तो न्यू टाउन टू स्वीट विलेज जाती है। डिस्टेंस बिटवीन न्यू टाउन एंड स्वीट विलेज पहले से पढ़ता हूँ एक बार चाहिए तो क्वेश्चन। द कंपनी ओन्स अ बस एंड ऑपरेट्स अ टूरिस्ट सर्विस ऑन डेली बेसिस। द बस स्टार्ट फ्रॉम न्यू टाउन टू स्वीट विलेज एंड रिटर्न बैक टू न्यू टाउन ऑन द सेम डे। डिस्टेंस कितना है, तो इसमें 250 किलोमीटर्स है। इन द ट्रिप रन्स फॉर 10 days इन द मंथ। तो बस डेटा को एक बार टैबुलेट करते हैं, करते हैं अपन। न्यू टाउन से स्वीट विलेज 250 किलोमीटर्स वन वे और महीने के 10 दिन चलती है। उसके बाद बोलता है द बस ऑल्सो अप्लाइज अनदर 10 days, और 10 दिन कहाँ पे चलती है, फ्रॉम न्यू टाउन टू राजपुर
एंड कम बैक द सेम डे, द डिस्टेंस बिटवीन दिस टू प्लेसेस इज 200 किलोमीटर्स। तो राजपुर में वापस 200 किलोमीटर का डिस्टेंस है, वन वे जाते आती है, 10 दिन घूमती है। और लास्ट में बोल रहा है द बस मेक्स द लोकल साइट सीइंग फॉर 5 days इन अ मंथ एट अ टोटल डिस्टेंस कवर्ड इज 80 किलोमीटर्स पर डे। और साइट सीइंग के लिए कितना करती है, तो 5 दिन चलती है, दिन का 80 किलोमीटर चलती है, लोकल वाले साइट सीइंग का बात है। तो अगर टोटल डिस्टेंस में ढूंढूँ तो ये 250 किलोमीटर्स वन वे, तो जाके आने का 500, और ऐसे 10 दिन मतलब ये 5000 हो गए। इधर 200 जाने का 200 आने का मतलब 400, और ऐसे 10 दिन मतलब ये 4000 हो गए। और इधर दिन का 80 है, याद रखना, ये वन रिटर्न ट्रिप ऐसा नहीं है, ये लोकल साइट सीइंग की है, और जिसके लिए 80 किलोमीटर दिन का घूमती है, वन वे डिस्टेंस नहीं दिया है। तो सीधा सीधा 80 × 5 करेंगे तो ये 400 आएगा। तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड इज़ 9400। अभी इनके पैसेंजर किलोमीटर्स के बारे में नीचे डेटा दिया है, वो भी अभी देख लेते हैं। वाइल फ्लाइंग टू एंड फ्रो, इसका पहला तो बस कैपेसिटी कितना है, तो 60 पैसेंजर का है। वाइल फ्लाइंग टू एंड फ्रो स्वीट विलेज, द बस ऑक्यूपाई, स्वीट विलेज जब भी जाती है तभी 90% कैपेसिटी पे घूमती है। एंड 80% वाइल इट प्लाइज टू राजापुर, राजापुर के लिए 80% पे कैपेसिटी पे घूमती है। और इन द न्यू टाउन द बस रन्स फॉर फुल कैपेसिटी, और जो लोकल साइट सीइंग है उसमें फुल कैपेसिटी पे काम करती है। तो पहले इसमें अगर मैं पैसेंजर किलोमीटर निकालूं तो इधर 60 का 90%, 54 पैसेंजर्स बैठते हैं। राजपुर में 80% मतलब 48 बैठते हैं, और इधर पूरा 100% मतलब 60 बैठते हैं। तो दोनों को मल्टीप्लाई किया और ऐड किया तो दीज आर माई पैसेंजर किलोमीटर्स विच इज़ 486। रिमेंबर हमारा टाइम ऑरिजन 1 महीने का है, तो महीने के हिसाब से कॉस्ट कैलकुलेट की जाएगी ताकि ये पूरे कैलकुलेशन मैच हो सके। तो वापस अभी डेटा देखते हैं। फॉलोइंग इज द कॉस्ट, का कॉस्ट है 70-80, डेप्रिसिएशन इज 20%, SLM मेथड। तो डेप्रिसिएशन कितना आएगा, 70-80 का 20%। रिमेंबर दिस इज़ फॉर एनम, तो हमको इसको डिवाइड बाय 12 करना पड़ेगा। तो ये मंथली डेप्रिसिएशन आ गया उसका। उसके अलावा ड्राइवर का सैलरी 20,000 पर मंथ, कंडक्टर का 12,000 पर मंथ, पार्ट टाइम क्लर्क का 6,000। ये सारी की सारी आपकी फिक्स कॉस्ट है, जिसको यहाँ पे स्टैंडिंग चार्जेस बोला जाता है। इंश्योरेंस 24,000 पर एनम दिया है, हमको महीने का चाहिए, तो डिवाइड बाय 12 किया, 2,000 आ गया। डीजल 10 किलोमीटर्स एट 90 पर लीटर, 10 किलोमीटर 1 लीटर में 90 रुपया पर लीटर, मतलब ये 1 किलोमीटर का 9 रुपया हो गया। और हमने कितना किलोमीटर हमने ट्रैवल किया है, तो हमने उसका आंसर ऊपर निकाला था, इट इज़ 9400। सो द डीजल कंजम्पशन इज 9400 इंटू 90/10, इट इज़ 84,600। उसके अलावा टोकन टैक्स 36,000 पर एनम में डिवाइड बाय 12 किया तो ये 3,000 आ गया। परमिट फी 4,000 पर मंथ ही दिया है, तो ये वैसे का वैसे ही ले लिया। उसके अलावा आपको दिया सन्ड्री एक्सपेंसेस 5389 फॉर द मंथ, बाकी के खर्चे आपकी 5389 है। लुब्रिकेंट एनुअल 800 फॉर एवरी 200 किलोमीटर्स, 800 किलोमीटर के लिए 200 रुपये, और हमारे किलोमीटर हमने निकाले थे 9,400, तो 800/200 ये आया 37,600। रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस इज 17,236 फॉर द मंथ, तो ये 17,236 वैसे का वैसा ही ले लिया। तो सब कुछ हो गया, तो इन सब की अभी टोटल ले ली हमने, इसमें ये ले लिया, ये ले लिया। तो ऐसा करके बच्चों हमको हमारी टोटल कॉस्ट कितनी पता चली, 309,825। क्वेश्चन क्या पूछता है आगे, द कंपनी अर्न्स अ प्रॉफिट मार्जिन ऑफ 25% ऑन टेकिंग्स, टेकिंग का मतलब कलेक्शन। तो 100 रुपये की सेल्स में से 25 का प्रॉफिट चाहिए, मतलब 75 की कॉस्ट होगी। तो 75 का कॉस्ट 25 का प्रॉफिट मतलब 1/3 ऑन कॉस्ट इज माई प्रॉफिट मार्जिन। तो जो फिगर आई थी उसका 1/3 ले लिया, तो मेरा कलेक्शन हो गया 4,13,100। और पैसेंजर किलोमीटर्स तो मैंने निकाले थे पहले ही 4,86,000, तो उसको डिवाइड करूँगा तो आई गेट द एग्जैक्ट फिगर ऑफ 0.85। एक पैसेंजर से 1 किलोमीटर का 0.85 लेना चाहिए। तो क्वेश्चन ने पूछा था बताओ यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट बस फेयर रेट, बस फेयर का रेट निकालना है। तो बस फेयर तो हम 3 जगह पे जाते हैं, स्वीट विलेज में 250 किलोमीटर, राजपुर में 200 और इधर 80। तो ये जो आंसर आया था 0.85, इसको इंटू 250 करेंगे, इंटू 200 करेंगे, इंटू 80 करेंगे, तो ये हमारी बस फेयर आ गई। तो कितनी आ गई, 212.5, 170 एंड 68। दिस वॉज द आंसर टू दैट क्वेश्चन। आई होप द क्वेश्चन इज क्लियर टू एवरीवन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का क्वेश्चन था, जिसमें आपके पास अनसर्टिफाइड वर्क का डेटा नहीं दिया है, तो आपको बस वो कैलकुलेट करके दिखाना है। तो देखते हैं फिर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। द कंपनी, ए कॉन्ट्रैक्टर प्रिपेयर्स हिज अकाउंट्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च ईच ईयर। द कंपनी कमेंस द कॉन्ट्रैक्ट ऑन 1 जुलाई, डेट मैटर करती है, 1 जुलाई को स्टार्ट हुआ है। द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू द कॉन्ट्रैक्ट इज एज अंडर। तो बस कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाना है बच्चों, तो बस ये फिगर्स एक बार बस हम डालते जाते हैं, फिर हम बात कर लेंगे। पहला तो बोलता है मटेरियल लगा 251 का, लेबर 565 600 का, तो ये डाल दिया हमने।
सैलरी टू फोरमैन दी है, वो भी वैसे का वैसे ही ले ली. मशीन costing 260 has been taken for 146 days and the estimated life is 7 years and the final scrap value is 15. तो आपको सबको डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला पता है. 260 में से 15,000 की स्क्रैप वैल्यू गई, डिवाइडेड बाय लाइफ किया 7 ईयर्स, तो उसका पर एनएम डेप्रिसिएशन आया. पर क्वेश्चन ने स्पेसिफिकली बोला है इस कॉन्ट्रैक्ट पे बस 146 डेज के लिए इस्तेमाल हुआ है, तो आगे इंटू 146/365 करेंगे, ये उस मशीन का डेप्रिसिएशन आ गया. आगे बोला है द सुपरवाइजर हु इज पेड 8,000 पर मंथ हैज़ डिवोटेड 1/2 ऑफ हिज टाइम टू द कॉन्ट्रैक्ट. तो गलती नहीं होनी चाहिए बच्चों. 8,000 पर मंथ है, पर मंथ डेटा दिया है, तो मंथ्स कितने मैटर करता है. और 1 जुलाई को स्टार्ट हुआ है, मतलब 9 महीने ही कॉन्ट्रैक्ट चला है, तो सुपरवाइजर का पगार आएगा 8,000 इंटू 9 मंथ, ये उसका टोटल पगार आया. हमको हमारा कॉन्ट्रैक्ट का चाहिए, इंटू 1/2 करेंगे तो आंसर कम्स टू 36,000. उसके बाद में बोला है ऑल अदर एक्सपेंसेस इज 136,500, तो वो 136,500 भी ले लिया. मटेरियल इन हैंड एट साइट एट द एंड ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इज 35,400, तो 35,400 हमारा क्लोजिंग स्टॉक है. क्लोजिंग स्टॉक है तो वापस वो क्रेडिट साइड में आ गया. अगला वाला लाइन इंपॉर्टेंट है. तो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इज 20 lakhs. कॉन्ट्रैक्ट प्राइस तो कभी कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में आती नहीं है. ऑन 31 मार्च 2/3 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट वॉज कंप्लीटेड. काम कितना हुआ है? 2/3 हुआ है. बट आर्किटेक्ट इशूड सर्टिफिकेट कवरिंग 50% ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, पर उसने सर्टिफिकेट 2/3 का नहीं दिया, सिर्फ 50% का दिया. एंड द कॉन्ट्रैक्टर हैज़ पेड 7,50,000 ऑन अकाउंट, और उसने अभी तक उसमें से 7.5 लाख रुपये पे किए. कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में क्या आता है? वर्क सर्टिफाइड आता है, अनसर्टिफाइड आता है. हम प्रॉफिट जो कमाते हैं वो वर्क सर्टिफाइड पे कमाते हैं, क्योंकि उसकी सर्टिफिकेट मिली है. और उसने सर्टिफिकेट कितनी की दी है? 50% की. और हमारी कॉन्ट्रैक्ट प्राइस थी 20 लाख, मतलब मेरा वर्क सर्टिफाइड है 10 लाख रुपया. तो बचता है सर अभी अनसर्टिफाइड वर्क की फिगर क्या है? तो हमको पता होना चाहिए बच्चों, अनसर्टिफाइड वर्क हमेशा कॉस्ट पे वैल्यू होता है. तो उसके लिए मेरे को सबसे पहले तो अनसर्टिफाइड वर्क की कैलकुलेशन के लिए मेरे को कॉस्ट पता होनी चाहिए. तो कॉस्ट कैसे करेंगे, निकालेंगे? तो सबसे पहले पूरे कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट की डेबिट साइड की टोटल लेंगे, विच इज़ फ्रॉम 2,51,000 टिल 136,500, जो फिगर आती है 10,84,400, जिसमें से इसमें से 35,400 का मटेरियल तो लगा ही नहीं है. सिंपल वर्ड्स में 251 का मटेरियल तो मैंने ले लिया, बट मैंने तो उसमें से 35,400 यूज़ ही नहीं किया. तो उसको माइनस करेंगे तो आई गेट द फिगर ऑफ 10,49,000. रिमेंबर अभी ये जितना काम किया है करंट ईयर में, उसका खर्चा है. करंट ईयर में क्या काम किया रहेगा? तो सर्टिफिकेट आने के पहले का काम प्लस सर्टिफिकेट आने के बाद वाला काम, ये दोनों मिला के करेंगे तभी मेरा टोटल काम हुआ है. तो मतलब वर्क डन इज इक्वल टू वर्क सर्टिफाइड प्लस अनसर्टिफाइड वर्क. सो कैन आई से नाउ अनसर्टिफाइड वर्क इज इक्वल टू वर्क डन माइनस द वर्क सर्टिफाइड. कितना काम किया है माइनस कितने की सर्टिफिकेट मिली है, इज इक्वल टू वो काम जो किया है पर सर्टिफिकेट नहीं मिली. क्वेश्चन ने स्पेसिफिकली बोला है कि काम हमने 2/3 किया है, पर सर्टिफिकेट अपने को सिर्फ 50% की ही मिली है. 50% इज़ 1/2, तो 2/3 माइनस 1/2 करेंगे तो 1/6 आएगा. तो 1/6 ऐसा काम है जिसका सर्टिफिकेट मिला नहीं है. तो अभी हम निकाल सकते हैं 10,49,000 मैंने जो काम किया है 2/3 उसका है. 10,49,000 का खर्चा 2/3 के लिए होता है. तो उसमें से जो 1/6 है जिसकी सर्टिफिकेट नहीं मिली है उसका कॉस्ट कितना, तो बस क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, यू गेट द आंसर ऑफ 260 to 250. दिस इज़ द फिगर ऑफ योर अनसर्टिफाइड वर्क. तो रिमेंबर अनसर्टिफाइड वर्क को कैलकुलेट करते हो आपको कॉस्ट का ध्यान रखना है. मैं रिपीट कर रहा हूँ, आपका टोटल खर्चा हुआ था 10,49,000 का, आपने 2/3 का काम किया है पर 1/2 की सर्टिफिकेट मिली है, मतलब भी 1/6 की सर्टिफिकेट नहीं मिली है और उसका कॉस्ट ढूंढना है हमको. तो 10,49,000 जो काम किया है, मतलब 10,49,000 का खर्चा 2/3 काम का खर्चा है. जो हमने जितना पूरा काम किया है करंट ईयर में 2/3 काम किया उसके लिए 10,49,000 खर्च हुआ है. तो उसमें से जो 1/6 बाकी है जिसकी सर्टिफिकेट नहीं मिली है, उसमें से 1/6 जो किया है पर सर्टिफिकेट नहीं मिली है उसकी कॉस्ट कितनी होगी, बस क्रॉस मल्टीप्लाई करो, यू गेट द आंसर. तो एक बार ये फिगर भी मिल गई हमको सर्टिफाइड अनसर्टिफाइड की, तो आप नोशनल प्रॉफिट ढूंढ सकते हो. ये नोशनल प्रॉफिट ये आएगा. अब इस नोशनल प्रॉफिट में से P&L में कितना ट्रांसफर करना है उसका एक फॉर्मूला है जो तुमको पता है सबको. पहला तो हम देखते हैं कि कितना % काम पूरा हुआ है, तो हमने 50% काम पूरा किया है. तो 50% अगर पूरा किया तो सर्टिफिकेट फॉर्मूला कितना आएगा जो P&L में ट्रांसफर होता है, तो इट इज़ नोशनल प्रॉफिट इंटू 2/3 इंटू कैश रिसीव्ड अपॉन वर्क सर्टिफाइड. नोशनल प्रॉफिट कितना आया था, तो आया था 213,250 इंटू 2/3 और इंटू कैश रिसीव्ड. कॉस्ट रिसीव्ड क्वेश्चन ने बोला स्पेसिफिकली 750 मिला है, और वर्क सर्टिफाइड कितना था, तो 20 लाख का 50% मतलब ही 10 लाख रुपया. तो इट इज़ 750 अपॉन 10 लाख. सॉल्व करेंगे तो ये फिगर आएगी. ये आपकी P&L में ट्रांसफर की हुई प्रॉफिट की फिगर है, और बचा हुआ जो रहेगा वो आपका रिजर्व है. दिस इज द वे द आंसर हैज़ टू बी सॉल्व. आई होप द क्वेश्चन इज क्लियर टू एवरीवन. तो फिर उसके अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं बच्चों. अगला क्वेश्चन किसके ऊपर था, तो प्रोसेस कॉस्टिंग के ऊपर का क्वेश्चन था.
क्या बोल रहा था, मॉन्टेक लिमिटेड इज एंगेज इन द मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री इन द प्रोडक्ट जेड पी प्रोवाइड्स टू पासिस थ्रू टू प्रोसेसेस ए एंड बी ड्यूरिंग द मंथ। उसने 8,000 यूनिट्स इनपुट किए 9 रुपये के हिसाब से। तो बस बच्चों प्रोसेस अकाउंट एक बार बनाते लेंगे तो अपने को आंसर आते जाएगा। पर डेटा क्या दिया है, 8,000 यूनिट्स डालें। फर्स्ट प्रोसेस का नॉर्मल लॉस था 5%, सेकंड प्रोसेस का 10% था। उसमें से कितना आउटपुट आया वो डेटा दिया है। उसमें से जो स्क्रैप वैल्यू पर यूनिट है वो भी डेटा दिया है उसका। उसके डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस का खर्चा है। जो प्रोडक्ट कुछ बेच रहा है उसकी सेलिंग प्राइस दे के रखी है पर यूनिट। टोटल ओवरहेड 17,400 है, जो रिकवर किसके बेसिस पे करते हैं हम लोग, परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट वेजेस के बेसिस पे। सेलिंग एक्सपेंसेस वे ₹5,000। सेलिंग एक्सपेंसेस कितने आपके, तो 5,000 रुपीज़ है। एंड दे आर नॉट अलोकेटेड टू द प्रोसेस। और ये ऐसा खर्चा है जो हम प्रोसेस को अलोकेट नहीं कर रहे हैं, मतलब ये डायरेक्ट फाइनल स्टेज पे हम कंसिडर करेंगे। 2/3 ऑफ द आउटपुट ऑफ प्रोसेस ए वॉज पास ऑन टू द नेक्स्ट प्रोसेस। प्रोसेस ए जितना बनाता है उसका 2/3 वो नेक्स्ट प्रोसेस को ट्रांसफर करता है, मतलब ही बचा हुआ 1/3 वो उधर ही बेच देता है। एंड द बैलेंस वॉज सोल्ड, और बचा हुआ उधर का उधर बेच देता है। एंड द एंटायर आउटपुट ऑफ प्रोसेस बी वॉज सोल्ड। ऑब्वियसली आगे वाले को देता नहीं है, तो मतलब ये पूरा का पूरा बेच देता है। इट इज़ एज्यूम दैट प्रोसेस ए एंड प्रोसेस बी आर नॉट रेस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स। तो कैलकुलेट प्रोसेस ए एंड प्रोसेस बी अकाउंट, प्रोसेस ए और प्रोसेस बी का अकाउंट बनाओ और बताओ, कैलकुलेट करके बताओ प्रॉफिट कितना आने वाला है। तो बस इसका डेटा टैबुलेट करते जाएंगे और इसका आंसर कैलकुलेट करेंगे। तो फिर उसका पहला जो डेटा यूनिट्स के पर्सपेक्टिव से देखते हैं। तो फर्स्ट प्रोसेस के अंदर बच्चों इनपुट कितना गया, 8,000 यूनिट्स का इनपुट गया। 5% का नॉर्मल लॉस था, तो 8,000 का 5% 400 यूनिट्स का नॉर्मल लॉस था। 7,600 का आउटपुट आना चाहिए था, पर उसका आउटपुट आया 7,500, मतलब इसका एबनॉर्मल लॉस है 100 यूनिट्स का। क्वेश्चन ने बोल रहा है कि जितना आउट बन रहा है उसका 2/3 वो अगले प्रोसेस को ट्रांसफ़र कर रहा है, मतलब भी 5,000 ट्रांसफ़र किए 2/3, और बचा जो 7,500 जो बना है उसमें से 5,000 ट्रांसफ़र किए और 2,500 उसने उधर के उधर ही बेच दिए। तो नेक्स्ट प्रोसेस में ट्रांसफ़र होगा 5,000, उसका नॉर्मल लॉस कितना है, तो 10% है, तो 500 चले गए, तो 4,500 आना चाहिए था, पर उसका आउटपुट आया 4,800, मतलब ही यहाँ पे 300 यूनिट ज़्यादा बन गए। जो उसका एबनॉर्मल गेन है, इसमें तो कोई ट्रांसफ़र का सवाल नहीं है, मतलब पूरा का पूरा जो है वो बेच रहा है। तो बस अकाउंट बनाएंगे जैसे अपने को पता है। प्रोसेस 1 में 8,000 यूनिट्स का इनपुट गया था, 9 रुपये की प्राइस थी, मतलब ये 72,000 हो गया। उसमें खर्चे क्या हो रहे हैं, ये 12 और ये 6 हो रहा है, तो वो भी लिख दिया। फिर और एक बोल रहा है 17,400 का आपका ओवरहेड से जो परसेंटेज ऑफ वेजेस के बेसिस पे बांटना है। से आप उसको चाहिए तो डायरेक्टली बोल सकते हो वेजेस का रेशो कितना है, 1:2 है, तो 1:2 के रेशो में बांट सकते हो। या फिर अगर परसेंटेज निकालना है तो आप ऐसे बोल सकते हो कि सर टोटल वेजेस कितने आपके हुए, 24 + 12 36, और आपका टोटल खर्चा 17,400 था, तो मेरा परसेंटेज आ रहा है 48.33। तो जितना वेजेस आ रहा है उसका 48.33 मेरे को मेरे ओवरहेड्स मिलेंगे, परसेंटेज मेरे ओवरहेड्स मिलेंगे। तो ये भी मिल गया। इसमें से अभी बच्चों नॉर्मल लॉस कितना परसेंट था, 5% यूनिट्स का था, तो नॉर्मल लॉस वॉस 5%, तो मैंने नॉर्मल लॉस के 400 यूनिट्स लिख दिए। उसकी स्क्रैप वैल्यू कितनी दी है, तो 2 रुपीज़ पर यूनिट है, तो ये भी हो गया। बचे हुए जो अभी तीनों चीज़ें हैं, बचे हुए तीनों चीज़ों में क्या है, तो एबनॉर्मल लॉस है 100 यूनिट्स का, जैसे हमने ऊपर देखा था। 5,000 यूनिट जो फिनिश गुड्स में ट्रांसफ़र हुए, 2,500 यूनिट जो फिनिश गुड्स में ट्रांसफ़र हुए जो बेचने के लिए निकालें, और 5,000 यूनिट जो हमने क्या किया है, हमने नेक्स्ट प्रोसेस को ट्रांसफ़र किया है। इन तीनों का वैल्यूएशन कॉस्ट पर यूनिट पे होता है, तो मुझे कॉस्ट पर यूनिट निकालना है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, टोटल कॉस्ट ले लूँगा जो 72,000 से लेके एंड तक की टोटल है 9,500 माइनस द स्क्रैप वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस विच इज़ 800 डिवाइडेड बाय द एक्सपेक्टेड आउटपुट, एंड योर एक्सपेक्टेड आउटपुट वॉज 7,600 यूनिट्स। तो इसका आपका कॉस्ट पर यूनिट आता है 12.5। तो हम सारी चीज़ों को, एबनॉर्मल लॉस को, फिनिश गुड्स को और प्रोसेस बी में जो ट्रांसफ़र हुआ है सबको मल्टीप्लाई करोगे 12.5 से, आपको उनके आंसर आ जाएंगे। फिर वही लॉजिक प्रोसेस बी में अप्लाई होगा। प्रोसेस बी में जो कितना आ रहा है, तो 5,000 यूनिट्स आ रहे हैं 60/500 के हिसाब से, तो वो ले लिया हमने। उसके ऊपर वापस खर्चा कितना है, तो 24 और 5 है, तो वो भी ले लिया वापस। तभी जैसा ही जो है उसका 1:2 के रेशियो इस सब से बांटा, तो ये भी आ गया। इसके नॉर्मल लॉस के 500 यूनिट्स है, जिसकी स्क्रैप वैल्यू दे के रखी 10 रुपीज़ पर यूनिट, तो ये भी आ गए। इसका पूरा का पूरा माल फिनिश गुड्स में जाएगा, और जो है वो एबनॉर्मल गेन है 300 यूनिट्स का। इसका भी सेम वैल्यूएशन किया, टोटल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस डिवाइडेड बाय द एक्सपेक्टेड आउटपुट विच इज़ 5,000 माइनस 500 4,500। आपकी कॉस्ट पर यूनिट आएगी 21.8। दोनों को मल्टीप्लाई करो, आपके प्रोसेस अकाउंट भी बन जाएंगे। नीचे मैंने नॉर्मल लॉस का अकाउंट भी बना दिया है। जो प्रोसेस ए अकाउंट से क्रेडिट साइड से आ रहा था 400 और 800, वो इधर आएगा। जिस 400 और 800 जो इधर आएगा उसको हम सेल करेंगे। इधर भी वैसे ही आएगा प्रोसेस बी में, पर यहाँ पे याद रखना 500 का भले नॉर्मल लॉस था,
पर उसके सामने 300 यूनिट्स का एक्चुअल में एबनॉर्मल गेन हुआ है, तो 300 यूनिट्स एबनॉर्मल गेन अकाउंट के सामने चले गए 10 रुपीज़ के हिसाब से, और बचे हुए 200 यूनिट्स का ही सेल हो पाएगा। एबनॉर्मल लॉस के जो 100 यूनिट्स आए थे प्रोसेस ए अकाउंट से, ये अकाउंट्स पूछे नहीं है पर स्टिल अगर मैं बनाऊँ तो 100 यूनिट्स 1250 के हिसाब से आए थे। ये आने की वजह से इसको स्क्रैप कर पाऊँगा, 2 रुपये के हिसाब से 200 रुपये तो मिलेंगे, और बचे हुए 1050 का मेरा लॉस है। मैं क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि अल्टीमेटली मुझे प्रॉफिट ढूंढना है, और एबनॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल गेन का प्रॉफिट मेरे कॉस्टिंग P&L के अंदर आने वाला है, इसके लिए मेरे को अकाउंट बनानी ज़रूरी है। रिवर्स वही एबनॉर्मल गेन के केस में, यहाँ पे एबनॉर्मल गेन हुआ था 300 यूनिट्स एट 6540 जो इधर आ गए, पर ये आने की वजह से अभी जो नॉर्मल लॉस होके जो मैं स्क्रैप करने वाला था 300 यूनिट्स को 10 रुपये के हिसाब से, 3000 जो मिलने वाले थे वो नहीं मिलेंगे, तो 6540 कमाने के चक्कर में 3000 का नुकसान है। तो मेरा अभी भी मेरे को जो फ़ायदा हुआ है वो फ़ायदा हुआ है 3540 का। तो ये सारी चीज़ें मेरी कॉस्टिंग P&L में आएगी, ये 3540 इधर आएगा और ये 1050 का लॉस इधर आएगा। जो हमने प्रोसेस ए और प्रोसेस बी के जो फिनिश गुड्स बनाए, जो हमने बेचने के लिए निकाले, कितने बेचने के लिए निकाले, यहाँ पे 31,250 के और यहाँ पे 104,640 के, ये दोनों हमारे इधर आ गए। अच्छा, इनको बेच के कितना पैसा मिलेगा क्वेश्चन ने बोला, इधर 15 और इधर 25, तो 2500 इंटू 15 एंड 4800 इंटू 25, ये हमारी सेल्स रेवेन्यू हो गई। तो कॉस्ट हो गई, सेल्स रेवेन्यू हो गई। और एक चीज़ जो बोली थी वो बोली थी सेलिंग एक्सपेंसेस से 5000, जो किसी प्रोसेस को एट्रीब्यूटेबल नहीं है, तो ये सीधा सीधा ओवरऑल P&L में डाल दिया, और ऐसा करके हम निकालेंगे तो हमारा नेट प्रॉफिट आता है 19,100। दिस इज़ द ओवरऑल प्रॉफिट फ्रॉम द सेल ऑफ बोथ द प्रोडक्ट्स टुगेदर। जो किसी ओवरऑल कंपनी का ओवरऑल प्रॉफिट कितना हुआ है, तो 19,100 हुआ है। तो आई होप द क्वेश्चन इज क्लियर टू एवरीवन। अगले वाले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। फिर अगला वाला क्वेश्चन बच्चों ईजी था, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का क्वेश्चन था, पर स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था। बोल रहा था फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ द कंपनी यूजिंग स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। स्टैंडर्ड रेशो क्या था आपका, तो 60-40 था, 20 और 10 की प्राइस पे खरीदना था और 10% का लॉस एक्सपेक्टेड था। एक्चुअल में आपने 44 और 66 डाला, 24 और 5 में खरीदा, पर आपका एक्चुअल आउटपुट आया 90 kgs का। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में बच्चों आउटपुट हमेशा सेम होना चाहिए, तो आउटपुट इज़ 90 kgs, स्टैंडर्ड फॉर 90 kgs। देखो 100 डालने पे 10% लॉस होना चाहिए था, तो मतलब ये 90 का आउटपुट लाने के लिए आपको 100 यूनिट्स का इनपुट डालना ज़रूरी है। तो 90 के आउटपुट के लिए रिवर्स वर्किंग करेंगे तो 100 का इनपुट होना चाहिए था, जिसकी स्टैंडर्ड प्राइस, जिसका स्टैंडर्ड प्रोपोर्शन 60-40 था, मतलब 60 और 40 डालना चाहिए था, क्योंकि 100 का 60 और 40% वही हमें आएगा। स्टैंडर्ड प्राइस कितना है, तो 20 और 10 है, तो ऐसा करेंगे तो मेरी स्टैंडर्ड कॉस्ट ये आएगी, और दोनों को ऐड करेंगे तो 1600 की मेरी टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट आएगी। मेरे को कोई भी पूछता है सर आगे जाके आपको यील्ड वैरिएंस के लिए वेटेड एवरेज स्टैंडर्ड कॉस्ट लगना है, तो मैं इधर ही निकालता हूँ। तो 1600 रुपये के खर्चे में मैं अगर 100 यूनिट्स खरीदता हूँ, मतलब 1 यूनिट के लिए 16 रुपये का खर्चा है। अच्छा, एक्चुअल में क्या हुआ है, 44 और 66 डाला है 25 और 5 के हिसाब से, तो वही मेरी एक्चुअल क्वांटिटी है, ये मेरी एक्चुअल प्राइस है, तो ये मेरी एक्चुअल कॉस्ट है। टोटल मैंने 110 डाला है, जबकि 90 का ही आउटपुट आया, मतलब मेरा एक्चुअल लॉस हुआ है 20 का। रिमेंबर, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के अंदर क्वांटिटी सेम नहीं रखनी है, आपने जो बनाया हुआ फिनिश गुड्स है वो सेम होना ज़रूरी है। अगर वो सेम आ रहा है तो आपका आंसर सही है। तो एक बार ये 2 टेबल आ गए तो आगे तो फॉर्मूला ही है, मटेरियल कॉस्ट वैरिएंस 1600 रुपये का खर्चा होना चाहिए था, आपने 1430 ही किया, तो इट इज़ 170 फेवरेबल। प्राइस वैरिएंस इज स्टैंडर्ड प्राइस माइनस कॉस्ट वैरिएंस के 2 टुकड़े, प्राइस और यूसेज। प्राइस वैरिएंस इज स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस इंटू एक्चुअल क्वांटिटी। तो पहले प्रोडक्ट का 20 में खरीदना था, हमने 25 में खरीदा, 5 रुपये ज़्यादा दिया, 44 यूनिट्स है, तो दिस इज़ 220 एडवर्स। और सेकंड का वही, जहाँ पे 10 में खरीदना था 5 में ही खरीदा, 5 रुपये बचा है, 66 यूनिट्स पे 330 फेवरेबल, टोटल इज़ 110 फेवरेबल। यूसेज वैरिएंस इज स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड प्राइस। पहले का जिधर 60 इस्तेमाल करना था आपने 44 ही इस्तेमाल किया, 16 बचा है, 20 रुपये के हिसाब से 320 रुपये फेवरेबल है। और दूसरे का जिधर 40 इस्तेमाल करना चाहिए था आपने 66 इस्तेमाल किया, 26 ज़्यादा गए 10 रुपये के हिसाब से, मतलब भी 260 एडवर्स। सॉल्व करेंगे तो आपको यूसेज वैरिएंस भी आएगा, मैच करोगे देखो 110 फेवरेबल एंड 60 फेवरेबल इज़ 170 फेवरेबल। फिर यील्ड वैरिएंस क्या है कि टोटल कितना क्वांटिटी डालना चाहिए था, कितना डाला, मल्टीप्लाइड बाय द वेटेड एवरेज स्टैंडर्ड प्राइस। तो टोटल कितना क्वांटिटी डालना चाहिए था, आपको 100 डालना चाहिए था, पर आपने 110 डाला, 10 ज़्यादा गया। रिमेंबर दिस इज़ मटेरियल क्वांटिटी, इसके आगे का क्वेश्चन मैटर नहीं करता, क्योंकि ये लॉस की फिगर है और ये फिनिश गुड्स की फिगर है। आप वैरिएंस किसकी ढूंढ रहे हो, आप मटेरियल के वैरिएंस ढूंढ रहे हो, तो आपका फोकस सिर्फ इस टेबल की तरफ होना चाहिए। तो जिधर 100 डालना था आपने 110 डाला, 10 ज़्यादा डाला, 16 रुपये के हिसाब से योर यील्ड वैरिएंस इज 160 एडवर्स, एंड वेयर एज यूसेज वैरिएंस इज
एक्चुअल क्वांटिटी इन स्टैंडर्ड प्रोपोर्शन माइनस एक्चुअल क्वांटिटी कितनी थी 44 66 इज 110, दैट 110 इन स्टैंडर्ड प्रोपोर्शन 60-40 के हिसाब से डालते तो आप कितना डालते 66-44 डालते, पर आपने 44-66 डाला मल्टीप्लाइड बाय 20 एंड 10, सो 66 का 44 गया, 22 कम गए तो 22 इंटू 20 दिस इज़ फेवरेबल, जबकि इधर 22 ज़्यादा गए तो दिस इज़ एडवर्स, दोनों को ऐड करेंगे तो 220 फेवरेबल आएगा, एंड 220 फेवरेबल एंड 160 एडवर्स इज 60 फेवरेबल, which means your yield variance plus mix variance has to match with your usage variance. So it was a basic straightforward question, it was not that difficult बच्चों. अगले क्वेश्चन में जाने के पहले बच्चों, अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बच्चों सब्सक्राइब करो. ऐसे ही एजुकेशनल कंटेंट प्रोफेशनल एग्जाम्स के CMA के CA के मैं इस चैनल में डालते रहता हूँ, जो आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से भी आपको हेल्प करेगा और आपको स्टडी में भी ये और बेनिफिट दे देगा. ठीक है, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6. बच्चों ये फुल फ्लेश क्वेश्चन था मार्जिनल कॉस्टिंग के ऊपर, है तो वैसे इजी क्वेश्चन. देखते हैं क्या बोल रहा है. अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी मैन्युफैक्चरिंग अ सिंगल प्रोडक्ट विद द कैपेसिटी ऑफ 1,50,000 यूनिट्स. हम बना तो 1,50,000 बना सकते हैं. द समराइज प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट फॉर द ईयर इज एज फॉलोज. हमने एक्चुअल में बेचे 1,00,000 यूनिट्स है 15 के हिसाब से. तो बस बच्चों में फिलहाल ना मार्जिनल कॉस्टिंग जहाँ पे दिखा तो वेरिएबल फिक्स अलग अलग करने का पहला आदत डाल देने का. तो यूनिट्स कितने 1,00,000 है, 15 के हिसाब से बेचा है, तो ये हमारी सेल्स हो गए. देखते जाओ कौन सी कॉस्ट वेरिएबल है कौन सी कॉस्ट फिक्स्ड है. डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर ये तो दोनों वेरिएबल है, तो ये 3 लाख 2 लाख लिख दिया. इसको यूनिट से डिवाइड किया तो ये 3 रुपये और 2 रुपये आ गई. बाकी सबका तो सीधा सीधा डेटा दिया है. प्रोडक्शन ओवरहेड 60,000 वेरिएबल में डालना है, 3 लाख रुपये फिक्स में डालना है. 60,000 एंड 3 लाख जहाँ पे वेरिएबल है वहाँ पे मैं पर यूनिट निकाल रहा हूँ 60,000 डिवाइड बाई 1 लाख. एडमिन ओवरहेड पूरे के पूरे 1,50,000 फिक्स्ड है तो फिक्स में डाल दिया. सेलिंग ओवरहेड 90,000 वेरिएबल है 1,50,000 फिक्स्ड है तो 90,000 वेरिएबल में डाल दिया, 1,50,000 फिक्स में डाल दिया. वेरिएबल है उसका पर यूनिट निकाल दिया. तो ऐसा करके टोटल वेरिएबल कॉस्ट 6,50,000 आई है विच इज़ एट द रेट ऑफ 6.5 पर यूनिट. सेल्स माइनस द वेरिएबल कॉस्ट गिव्स मी कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ 8,50,000 विच इज़ एट द रेट ऑफ 8.5 पर यूनिट. ये करने से मेरे को क्या पता चलता है, मेरी सेलिंग प्राइस फिलहाल की 15 रुपये है, मेरी टोटल वेरिएबल कॉस्ट 6.5 है, कॉन्ट्रीब्यूशन 8.5 पर यूनिट है और मेरी ओवरऑल फिक्स्ड कॉस्ट 6 लाख रुपये है. तो बस अभी एक एक करके क्वेश्चंस देखेंगे. पहला सवाल पूछता है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सेल्स रिक्वायर्ड टू अर्न अ टारगेट प्रॉफिट ऑफ 25% ऑन सेल्स इफ द पैकिंग इज इम्प्रूव्ड एट द कॉस्ट ऑफ ₹1 पर यूनिट. अगर मैं पैकिंग पे 1 रुपया पर यूनिट के हिसाब से खर्चा करता हूँ बच्चों, अगर मैं पैकिंग पे 1 रुपया पर यूनिट के हिसाब से खर्चा करता हूँ तो मुझे क्या मेरी सेल्स रखनी चाहिए. अगर मेरे को 25% मार्जिन चाहिए, मेरे को प्रॉफिट सेलिंग प्राइस पे 25% प्रॉफिट मार्जिन चाहिए, तो बस देखते हैं क्या करना है अपने को. तो बच्चों पैकिंग का फिगर आपको दिया है 1 रुपया पर यूनिट, मतलब बच्चों ये आपकी वेरिएबल कॉस्ट हो गई. तो ऑलरेडी 6.5 की आपकी वेरिएबल कॉस्ट थी, आपने 1 रुपीज़ और ऐड कर दिया तो आपका 7.5 पर यूनिट का वेरिएबल कॉस्ट आ गया. आई से लेट द रिक्वायर्ड सेल्स भी एस. मेरे को पता है सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट माइनस फिक्स कॉस्ट इज़ प्रॉफिट. तो अगर मैंने एस के सेल्स किए उसमें से मेरी वेरिएबल कॉस्ट कितनी होगी, तो अभी 1 लाख यूनिट्स है पर अभी की मेरी वेरिएबल कॉस्ट 7.5 पर यूनिट होगी, मतलब ये 750 है. मेरा फिक्स कॉस्ट अभी भी 6 लाख ही रहेगा क्योंकि उसका प्रोडक्शन से लेना देना नहीं है. और ऐसा करके प्रॉफिट कितना चाहिए अपने को 25% ऑन सेल्स, सो दिस हैज़ टू बी 0.25 एस. तो बस अभी इसको अगर मैं सॉल्व करूँ तो आई गेट एस माइनस 0.25 तो ये 0.75 आएगा, और ये दोनों को उधर ऐड करके लेके जाऊँ तो ये 1350 आएगा. सॉल्व करूँगा तो 18 लाख रुपीज़ आएगा. तो 18 लाख के सेल्स करने पे और मेरा नंबर ऑफ़ यूनिट्स कितने हैं तो 1 लाख यूनिट्स है, मतलब मेरी सेलिंग प्राइस पर यूनिट हैज़ टू बी 18 रुपीज़. 18 रुपये के हिसाब से जब भी मैं बेचूंगा तभी जाके 25% मार्जिन आएगा, मेरे को 25% प्रॉफिट कमा पाऊंगा मैं सेल्स के ऊपर. दिस वाज द आंसर ऑफ द फर्स्ट पार्ट बच्चों. किसी के दिमाग में ऐसा भी आ सकता है कि क्या सर ये सेल्स की फिगर इंस्टेड ऑफ कैलकुलेटिंग इन सेलिंग प्राइस पर यूनिट कैन आई कैलकुलेट इन टर्म्स ऑफ यूनिट्स. तो सोचने जाएगा तो कर तो सकते हैं, पर आप उसको अगर इस्तेमाल यूनिट्स के एंगल से कैलकुलेट करोगे तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे. तो आप बोलोगे सर आपका 15 का सेलिंग प्राइस है, उसमें से सर आपका 6.5 का तो वेरिएबल कॉस्ट था, आपको 25% प्रॉफिट चाहिए, मतलब आपको 3.75 का तो प्रॉफिट चाहिए. तो आपको आपको नेट अभी भी कितना बचा है, तो 6.5 माइनस 3.75 करोगे यू गेट 4.75 पर यूनिट. जबकि आपकी फ़िक्स कॉस्ट कितनी दे के रखी है बच्चों, आपकी फ़िक्स कॉस्ट कितनी आई थी, आपकी फ़िक्स कॉस्ट आई थी 6 लाख रुपया. करेक्ट ना. 15 की सेलिंग प्राइस है. अगर मैं सेलिंग प्राइस को कांस्टेंट रखता हूँ, मेरे को पता है मेरी सेलिंग प्राइस 15 है, मेरी वेरिएबल कॉस्ट 15 माइनस ये 7.5 आई थी, मेरे को 25% प्रॉफिट चाहिए, मतलब 3.75 का प्रॉफिट चाहिए. तो मेरे को मेरा
कितना बचा अभी भी मेरे पास बचा 3.75 पर यूनिट, जबकि मेरी ओवरऑल फिक्स कॉस्ट तो 6 लैक्स थी, तो 6 लैक्स डिवाइडेड बाय 3.75 करूँगा, मेरे को आंसर आता है 1,60,000 यूनिट्स बेचने पे बच्चों वही हो सकता है। पर वो गलत है, क्यों? क्योंकि हमारे पास कैपेसिटी 1,50,000 यूनिट्स की है, मतलब मैं 160 बना ही नहीं सकता। ये 160 कैसे आया? तो आई एम सेइंग इफ आई सेल एट द एग्जिस्टिंग प्राइस ऑफ 15, आउट ऑफ विच आई विल स्पेंड 7.5 टुवर्ड्स वेरिएबल कॉस्ट, आई वांट 25% प्रॉफिट ऑन सेलिंग प्राइस, 15 का 25% आएगा 3.75, तो बचा अभी भी 3.75 जिसमें वेरिएबल कॉस्ट भी गई, प्रॉफिट भी गया, मतलब ये बचा सिर्फ फिक्स कॉस्ट के लिए। फिक्स कॉस्ट तो 6 लाख है, तो इस एंगल से देखा जाए तो 1,60,000 यूनिट्स आते हैं, जबकि 150 के ऊपर हम बना नहीं सकते। तो वो ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। जो कैलकुलेशन हमको करना है बच्चों वो इसी एंगल से करना है, जहाँ पे हम सेलिंग प्राइस निकाल के दिखा देंगे। सेकंड क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। देयर इज एन ऑफर फ्रॉम द लार्ज रिटेलर, एक रिटेलर आया है टू परचेज 30,000 यूनिट्स, 30,000 मांग रहा है। सबसे पहले तो देखो 150 और 1 लाख, क्या 50,000 की स्पेयर कैपेसिटी है, तो क्या हम काम कर सकते हैं? तो हाँ, सब्जेक्ट टू प्रोवाइडिंग अ पैकिंग, और एक पैकिंग मांग रहा है विद द डिफरेंट ब्रांड नेम एट द कॉस्ट ऑफ ₹2 पर यूनिट। 2 पर यूनिट बोलेगा तो ये वेरिएबल कॉस्ट है, क्योंकि पर यूनिट दिया है, मतलब इसका ऑर्डर लेते तो ₹2 का एक्स्ट्रा वेरिएबल कॉस्ट आएगा। हाउएवर इन दिस केस देयर विल बी नो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, पर इसके सामने S&D का कोई खर्चा आने वाला नहीं है। ऑल्सो दिस विल नॉट अफेक्ट एनी वे द अफेक्ट द कंपनीज एग्जिस्टिंग बिजनेस, कंपनी के एग्जिस्टिंग बिजनेस जो 1 लाख यूनिट्स के उसको फर्क ही नहीं गिरता, तो इसको इग्नोर करो, क्योंकि अपने को पोर्शन बोल रहा है कि कंपनी के एग्जिस्टिंग बिजनेस पे कोई इफेक्ट नहीं है। आइडेंटिफाई द ब्रेक इवन प्राइस, बच्चों प्राइस चाहिए, यूनिट नहीं चाहिए। ब्रेक इवन प्राइस फॉर दिस एडिशनल ऑफर, इस एक्स्ट्रा ऑफर के लिए, इस ऑफर के लिए आपको कम से कम क्या प्राइस पे आपको उसको बेचना पड़ेगा। तो बच्चों सिंपल है, देखो सबसे पहले तो वही लिखा है, सिंस द एग्जिस्टिंग ऑफर इज नॉट गोइंग टू गेट अफेक्टेड विल इग्नोर द एग्जिस्टिंग यूनिट्स सोल्ड, एग्जिस्टिंग यूनिट्स को तो हम वैसे इग्नोर करेंगे। मोर ओवर ऑफर साइज 30,000 यूनिट्स के जो 50,000 के अंदर है, मतलब हम चाहे तो इस ऑफर को ले सकते हैं। नो एडिशनल फिक्स कॉस्ट, हमने कहीं पे भी हमने हमारी ओवरऑल कैपेसिटी को एक्सीड नहीं किया, मतलब कोई एक्स्ट्रा फिक्स कॉस्ट भी नहीं आने वाली है। तो कम से कम प्राइस क्या रहेगी? तो कम से कम उसके लिए जो खर्चा हो रहा है, अगर मैं वसूल कर पाऊंगा तो वही मेरी कम से कम प्राइस होनी चाहिए। तो उसके लिए कौन सा खर्चा होगा बच्चों? तो सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट का ही खर्चा होगा। कितना वेरिएबल कॉस्ट है आपका? तो मटेरियल का 3 रुपया है, लेबर का 2 रुपया है, प्रोडक्शन ओवरहेड का 0.6 है। सेलिंग ओवरहेड आने वाला नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन ने बोला कि सेलिंग ओवरहेड लगेगा नहीं, पर क्वेश्चन ने बोला कि ये लेने से 2 रुपये का एक्स्ट्रा और पैकिंग के ऊपर खर्चा करना पड़ेगा। तो ये 3, ये 2, ये 0.6 प्लस वो 2, ऐसा करेंगे 3, 2.6 और 2, 7.6 का तो हमारे उसके ऊपर खर्चा ही है। तो मैं मिनिमम 7.6 पे बेचूंगा, उसके नीचे मैं उसको बेचूंगा ही नहीं। तो द आंसर टू दिस क्वेश्चन वाज 7.6 पर यूनिट। इट वाज अ इजी क्वेश्चन अगर कंसेप्ट क्लियर रहेगा तो। नेक्स्ट सवाल पूछता है, इफ द एक्सपेंडिचर ऑफ 3 लाख इज मेड ऑन एडवर्टाइजिंग, द सेल्स विल इंक्रीज फ्रॉम द प्रेजेंट लेवल ऑफ 1 लाख यूनिट्स टू 1,20,000 यूनिट्स एट अ प्राइस ऑफ 18 रुपीज़ पर यूनिट। जो फिलहाल 1 लाख बेच रहे हैं, अगर हम 3 लाख का एडवर्टाइजिंग करें तो हम 1,20 बेच सकते हैं, और कितने में बेच सकते हैं? सब कुछ 18 रुपीज़ पर यूनिट के हिसाब से। तो पूछ रहा है विल द इज द एक्सपेंडिचर जस्टिफाइड, हमको करना चाहिए क्या एक्सपेंडिचर? तो बच्चों फिलहाल तो हम 15 में बेच रहे थे, बाद में जाके हम 18 में बेचेंगे, पर प्रोडक्ट तो वही है, तो बनाने का खर्चा 6.5 लेना है। याद रखना है 7.5 नहीं लेना है, क्योंकि क्वेश्चन ने लाइन क्या बोली थी? हर ऑप्शन को इंडिपेंडेंटली ट्रीट करना। तो 15 में से 6.5 गया, 8.5 रुपये बच रहा था, ये मिल रहा था मेरे को 1 लाख यूनिट्स पे, तो फिलहाल मैं 850 का कॉन्ट्रीब्यूशन कमा रहा था। अगर मैं खर्चा करूँ तो 18 में बेचूंगा, 6.5 का अभी भी वेरिएबल कॉस्ट होगा, 11.5 का मेरा कॉन्ट्रीब्यूशन आएगा पर यूनिट, और अभी मैं 1,20,000 यूनिट्स बेचूंगा तो मेरा टोटल कॉन्ट्री आएगा 1380 का। तो मैं कॉन्ट्रीब्यूशन विल जंप फ्रॉम 850 टू 1380। रिमेंबर मैं फिक्स कॉस्ट इज इरेलेवेंट बिकॉज वो वैसे भी उतनी रहने वाली है, तो मैं एक्स्ट्रा 530 कमाऊंगा, जिसके लिए एडवर्टाइजमेंट करना पड़ेगा जो 3 लाख का खर्चा है, तभी भी मेरे पास 2,30,000 बचते हैं। तो हाँ, मुझे इस एडवर्टाइजमेंट के ऊपर खर्चा कर लेना चाहिए। एग्जिस्टिंग फिक्स कॉस्ट रिमेन सेम एंड हेंस इट इज इरेलेवेंट। तो इसके लिए एडवर्टाइजिंग करना चाहिए क्या? तो हाँ, ऑब्वियसली कर लेना चाहिए। लास्ट क्वेश्चन भी वैसा ही था उस क्वेश्चन का, इफ द सेलिंग प्राइस इज रिड्यूस बाय 2 पर यूनिट देयर विल बी 100% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन। मतलब जो फिलहाल 1 लाख बेच रहे थे, पूरे 1.5 लाख बेच सकते हो अगर आप 2 रुपये से सेलिंग प्राइस को कम करते हो। तो इज़ द प्राइस रिडक्शन जस्टिफाइड, करना चाहिए क्या? तो देखो फिलहाल की 15 की प्राइस है, अगर ये लेते हैं तो 13 में ही बेचेंगे, 2 रुपये कम करेंगे, पर प्रोडक्ट को बनाने का 6.5 का खर्चा तो हर जगह पे सेम है। तो यहाँ पे कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट 8.5 जो हो रहा था वो 6.5 होगा, पर ये 8.5 के हिसाब से 1 लाख यूनिट्स में मिलेगा, 6.5 के हिसाब से 1,50,000 यूनिट्स में मिलेगा। तो जो 850 मिल रहा था वो 975 हो जाएगा, ओवरऑल कॉन्ट्रीब्यूशन 1,25,000 से बढ़ जाएगा। तो मतलब ही हाँ, फाइनेंशियल टर्म्स में अगर देखा जाए तो हाँ, इस ऑफर को ले लेना चाहिए, क्योंकि कॉन्ट्रीब्यूशन तो बढ़ रहा है।
हाँ, पर अगर नॉन फाइनेंशियल टर्म्स में अगर बात करें तो प्राइस रिडक्शन हमेशा सही ऑप्शन नहीं होता बच्चों। क्यों? क्योंकि अगर एक बार प्राइस कम कर दी तो बढ़ाते वक्त फिर बहुत तकलीफ हो जाती है, कस्टमर को आदत हो जाती है सस्ते में ख़रीदने की। हाँ, पर अगर कोई मेरे को इसको न्यूमेरिकल टर्म्स में अगर मेरे को इवेलुएट करने बोले तो हाँ, मेरा 1,25,000 का प्रॉफिट बढ़ेगा, क्योंकि फिक्स कॉस्ट तो वैसे भी उतनी रहने वाली है। मेरा ओवरऑल कॉन्ट्रीब्यूशन 850 का जंप होकर 975 पे जाएगा। तो इट वॉज एन ईजी क्वेश्चन ऑन मार्जिनल कॉस्टिंग। आई बिलीव एवरीवन अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। तो फिर लास्ट प्रैक्टिकल क्वेश्चन बच्चों जो इजी था, बजटिंग के ऊपर, फ्लेक्सिबल बजट का क्वेश्चन था। आपके पास क्या दिया है, डिपार्टमेंट ऑफ सोनेक्स लिमिटेड, अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, अटेन सेल्स ऑफ 6 lakhs एट 80% कैपेसिटी। और इसके एक्सपेंसेस में ये ऑफिस एक्सपेंसेस है, ये सेलिंग कॉस्ट है और ये डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट है। ऑल फिक्स कॉस्ट रिमेन्स कॉन्स्टेंट इवन एट 110% कैपेसिटी। बोलता है फ्लेक्सिबल एडमिन S&D बजट बता के दो और 90, 100 एंड 110% कैपेसिटी। तो इट वॉज अ स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन बच्चों। 80 का दिया है, 90, 100 और 110 का ढूंढना है। क्वेश्चन ने आपको डेटा दिया है बच्चों सेल्स का। सेल्स कितना है? तो 6 lakhs रुपीज़ है 80% कैपेसिटी के लिए। तो 6 lakhs रुपीज़ इज एट 80%, तो 90 के लिए कितना आएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई करो 100, तो 6 lakhs डिवाइड बाई 80 इंटू 90, तो ये फिगर आएगी। 100 के लिए वैसे आ सकती है, 110 के लिए आ सकती है। तो बस खर्चों को देखते जाएंगे। जहाँ पे ओवरऑल अमाउंट दिया याद रखना, वो फिक्स कॉस्ट है, वो वैसे के वैसे ही रहेगी। तो ऑफिस सैलरीज 90,000 है, तो ऑफिस सैलरीज आपकी चारों ऑप्शन में सेम ही आएगी। जनरल एक्सपेंसेस 2% ऑफ सेल्स है, तो जनरल एक्सपेंसेस जितनी सेल्स दिखेंगी उसका 2% लेते जाना है आपको, ये फिगर्स आती जाएंगी। डेप्रिसिएशन और रेंट और टैक्सेस वापस सेम है, फिक्स्ड है। फिक्स अमाउंट जहाँ पे अमाउंट दिया याद रखना, वो वापस वो फिक्स कॉस्ट है। जहाँ पे एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स है वो वेरिएबल कॉस्ट है, क्योंकि जैसे सेल्स होंगे वैसे वो कॉस्ट चेंज होगी। तो ये फिगर्स दोनों जगह पे सेम, सब जगह पे सेम आएगी। सबकी टोटल लोगे तो आपको टोटल लोगे तो आपको ऑफिस एक्सपेंसेस मिलेंगे। उसी लॉजिक से बाकी का सब कैलकुलेट करना है। सेलिंग कॉस्ट, चारों फिगर देखोगे तो परसेंटेज ऑफ सेल्स दिए, मतलब चारों की चारों वेरिएबल है। तो जो सेल्स की अमाउंट है इसका ये 8% लेना है, इधर 2%, इधर 1%, इधर 1%, और फिर टोटल ले लेना है। और वैसे लास्ट में जो डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट है उसमें से 15,000 रुपये फिक्स्ड है, जो चारों ऑप्शन में सेम आना चाहिए। 15,000 फिक्स है जो चारों ऑप्शन के अंदर सेम आना चाहिए, चारों ऑप्शन में सेम आ जाना चाहिए। जबकि बाकी की जो दोनों फिगर है 1% और 4% ऑफ सेल्स है, तो वो सेल्स के हिसाब से चेंज होती जाएगी। टोटल ले लेंगे और फिर तीनों को अल्टीमेटली ऐड करेंगे, ऑफिस को, सेलिंग को और डिस्ट्रीब्यूशन को। रिमेंबर सेल्स की फिगर लेने लिए, क्योंकि क्वेश्चन ने पूछा क्या है, प्रिपेयर फ्लेक्सिबल एडमिन सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट बजट। तुमको सिर्फ कॉस्ट की फिगर्स को टोटल लेना है, आपको इसका आंसर आ जाएगा। तो ये इजी क्वेश्चन था बच्चों। तो बच्चों इस पेपर का हम डिस्कशन यहाँ पे ही कंक्लूड करते हैं। आई बिलीव इट वाज एन इजी क्वेश्चन पेपर, बट एट द सेम टाइम बिट लेंदी, और कहीं कहीं पे थोड़ी चीज़ें थी जहाँ पे आपको सोचना था। तो बच्चों चैनल को सब्सक्राइब करो। इसके पहले मैंने ऑपरेशनल मैनेजमेंट का भी और फाइनेंशियल मैनेजमेंट का भी पेपर डाला है, और कल मैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग का पेपर भी आपके सामने रख दूंगा मैं। तो सी यू नेक्स्ट टाइम बच्चों। बाय एवरीवन।